अस्सलाम वालेकुम से शुरू करते हैं नावल। तुम अगर पताल में भी छुप जाती तो तुम्हें ढूंढ निकालता। ए पेश से वही गुरूर तकब्बुर से लबरेज आवाज निकलकर इसकी समातों से टकराई थी। इसकी टांगें लरजने लगी थी। तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना बुरा हूँ। अभी तो तुमने मेरा सिर्फ एक रूप देखा है। वो गरज रहा था जबकि शफक के हाथ बेजान होने लगे थे। इसने रिसीवर को मजबूती से पकड़ा। हमारी बड़ी कीमती माना तुम्हारे पास है। अब के इसकी आवाज बहुत पुरसरार थी। शफक ने घबराकर रिसीवर दूर फेंक दिया। इसके दिमाग में सनसनाहट हो रही थी जबकि दिल अथाह गहराइयों में डूब रहा था। तुम्हारे हुजूर एक दरख्वास्त पेश की थी। कॉरिडोर में इसके बराबर चलते हुए खुरम बेहद धीमी आवाज में बोला था। इसने गर्दन मोड़कर एक सुलगती हुई निगाह खुरम के चेहरे पर डाली। वो देख सामने रहा था मगर इसका सारा ध्यान साथ चलती शफक पर था। वो होंठ पीछे चलती रही। वार्ड के दरवाजे पर पहुंच के उसने सिस्टर शाइस्ता को चंद हदायत दी। सिस्टर शाइस्ता ने मेजर डॉक्टर शफक को देखकर खुद को हशाश-वशाश जाहिर किया और एक ही सांस में बेड नंबर 3 और 4 के पेशेंट की मुख्तलिफ शिकायतें की। शफक ने बेहद ध्यान से इसकी बात सुनी। फाइल पर एक नजर देखकर से सिस्टर शाइस्ता को पकड़ाई। क्या ख्याल है डॉक्टर कि बेड नंबर 4 के पेशेंट की मेडिसिन चेंज न कर दी जाए? खुरम बेहद गौर से इसके कान में बड़े इयरिंग्स को झूलते देख रहा था। शफक ने इसे बड़ा रास मुखातिब किया तो एकदम घबरा सा गया। हाँ नहीं ठीक है। बेरब से चंद जुमले इसके लबों से अदा हुए। सिस्टर शाइस्ता की मुस्कुराहट छुपाने के लिए सर झुका लिया जबकि शफक ने खूनख्वार नजरों से इसे घूरा। आपकी तबीयत तो ठीक है? इसने तशरीफ से कहा। प्लीज शानी यहाँ नहीं। कैप्टन डॉक्टर खुरम ने आंखों ही आंखों में इल्तिजा की थी। मतवक्का बेइज्जती और वो भी वार्ड में सबके सामने होने के ख्याल से ही खुरम की हालत गैर होने लगी। अभी मैंने क्या कहा है? वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोली। शायद मेरी तबीयत के बारे में पूछा है। खुरम आफियत से मिनमिनाया। शफक मुंह में बड़बड़ाते हुए बाहर निकली। खुरम ने भी इसकी पैरवी की थी। अपने रूम में आकर इसने कोट उतारा। दराज में से चंद एक फाइल्स निकाल कर सामने रखी। एक से निकाल उड़ाकर इसने फाइल खुरम की तरफ बढ़ा दी। इस केस को अच्छी तरह से स्टडी करके आना। और हाँ, आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया है। आंधा से लापरवाही की तो एलओ से शिकायत करूंगी। अंडरस्टैंड? खुरम ने बुरा सा मुंह बनाकर फाइल उठा ली। सलूट करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। हैंडल पर हाथ रख के उसने गर्दन मोड़कर देखा था। वो दराज में से कुछ तलाश कर रही थी। इसने कहा मेरे सवाल का जवाब। शफक को पेपर वेट उठाते देखकर वो सराज से बाहर निकल गया था। इसे सर झटक अपने सामने रखी फाइल खोल ली थी। 4 बजे तक इसने ऑफ कर जाना था और वो दुआ कर रही थी कि खुरम से सामना ना हो। शायद दुआ कबूलियत की घड़ी में की गई थी। पार्किंग में इस वक्त उका दुका गाड़ियां थी और सद शुक्र के सफेद कर्टस इसे कहीं भी नजर न आई। एक नादीदा सा बोझ कंधों से हटता महसूस हुआ था। वो कुछ हल्की फुल्की सी होकर कीरिंग झलाती अपनी गाड़ी तक आई। मौसम काफी अच्छा था। शरीर हवा का झोंका आया और गुजर गया। इसका जहन बहुत बोझल सा था। लाशाई तौर पर वो इस फोन कॉल के मुतालिक सोच रही थी। एक हाथ से माथे पर आए बाल हटाते हुए इसने जो ही निगाह उठाई तो गोया नजर इस चेहरे पर ठहर गई थी। इसका दिल एक लम्हे को थमसा गया था। बिल्कुल इसी तरह जब इसने इस हसीन चेहरे को पहली मर्तबा देखा था। और ये दुआ खुद ब खुद लबों पर आन ठहरी थी कि इस शख्स को हर लम्हा हर पल देखे। जिंदगी की आखिरी सांस तक ये चेहरा इसकी निगाहों में रहे। और आखिरी मर्तबा इस शख्स को सोचते हुए इसका दिल और इसके लब कह रहे थे कि ए खुदा, इस चेहरे को मुझे अब जिंदगी में दोबारा कभी ना दिखाना, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। इसकी आंखों में धुंध की लहर उतर आई थी। इसने आंखें रगड़ी तो बेतहाशा जलन महसूस हुई। ये जलन इसके दिल तक भी जाती रही थी। तो आज पूरे 14 बरस बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। 14 बरस। इसने स्टीयरिंग पर सर पटकते हुए अजीज से सोचा था। इसके गालों पर कुछ गर्म कतरे फिसलने लगे थे। वो सारी रात सो नहीं सकी थी, इसलिए आंख भी देर से खुली। जब वो उठी तो दिन खूब चमक रहा था। सुर्ख आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारे तो कुछ जलन कम हुई। दफ्तरी से अहद और हदीद का ख्याल आया। वो सराज से इनके बेडरूम की तरफ बढ़ी। दोनों के बेड खाली थे जबकि कमरे की हालत भी बेहद अबतर थी। बिखरी हुई चीजें समेट कर इसने कमरे की हालत कुछ बेहतर की और फिर किचन में झांका। दूध के खाली गिलास और डबल रोटी के पीछे बचे कुचे टुकड़े और आमलेट की बकायात टेबल पर पड़ी थी। इसके लबों पर मुस्कान उभर आई। खुद से उठकर इन दोनों से पानी तक पिया नहीं जाता था और कजा के खुद से नाश्ता बनाना। वो बेहद हैरान थी और खुश भी। इन दोनों
ने सुबह हंगामा भी नहीं किया था, इसलिए तो वो इतनी देर तक सोई रही, वरना इन दोनों के शोर शराबे की वजह से इसकी आंख खुद ब खुद खुल जाती थी। यानी अलार्म लगाने की भी जरूरत ही पेश नहीं आती थी। वो बाल समेट कर अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय के साथ टैबलेट ली तो घोड़े की तरह दुखते सर को कुछ आराम मिला। बर्तन समेट कर इसने टीवी लगाया था। वो दानास्ता कुछ भी सोचने से गुरेज कर रही थी। इसी पर वो मानी बोलती हुई चली आई थी। साथ में ऊन का गोला और स्वेटर था। शफक ने जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। इस वक्त वो खामोशी और तन्हाई चाहती थी, मगर वो मानी की मौजूदगी में ये दोनों चीजें से मैसर नहीं आ सकती थी। शानी, आज तो मसक्ता नहीं गई, खैर तो है, ये आंखें क्यों लाल हो रही हैं? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मोमानी ने मोहब्बत से इसकी पेशानी पर हाथ रखा और एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। ठीक हो मोमानी, वो बेदिली से बोली। खाक ठीक हो, अभी खुरम चला गया, वरना वही तुम्हें देख लेता। मोमानी के यूं ही हाथ पांव फूले रहते थे, इनके वही तुम्हें देख लेता कहने पर वो मुस्कुरा दी थी। मेरा बेटा बहुत काबिल है शफक, तुम इसे हल्का ना लिया करो। वो खुद खिल उठी। अब खुरम आता तो कहती हूँ कि इससे कि तुम्हें देख ले, कैसी रंगत हो रही है तुम्हारी, बड़ी शफा है मेरे खुरम के हाथ में। शफक तुम इसका ख्याल रखना, है तो बड़ा ही ज़हीन मगर कुछ खपती और लापरवाह है। अल्लाह बख्शे भाई जी को बड़ी ख्वाहिश थी कि इनकी के तुम दोनों को डॉक्टर बनाने की। जब तुम पैदा हुई तो रात के 12 बजे ही फोन खड़का दिया, बोले कि मुस्तकबिल की डॉक्टर साहब आई हैं। और फिर 4.5 साल बाद सुबह शादी के वक्त खुरम ने भी आंख खोल ली। रहीम ने भाई जी को फोन करके खुशखबरी सुनाई, कहा कि डॉक्टर साहब भी तशरीफ लाए हैं। जवाबन भाई जी ने कहा था कि ये हमारे डॉक्टर साहब कुछ लेट नहीं हो गए। चलो फिर भी ठीक है। और इन दोनों की कितनी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की शादी। इसके चेहरे पर पहले तासुर देखकर वो खामोश हो गई थी और फिर अपनी खपत मिटाने के लिए इसे स्वेटर का नया डिजाइन दिखाने लगी। इसने भी सर झटक खुद को लापरवाह जाहिर किया। कितने स्वेटर बनाएंगी खुरम के लिए? अभी सर्दी का आगाज भी नहीं हुआ था और वो कितने ही स्वेटर बनाकर से दिखा भी चुकी थी। खुरम के लिए काम करते वो कभी भी नहीं थकती थी। कभी इसके लिए तो नहीं बना रही, अब वो तो इस काबिल ही नहीं कि इसकी खातिर आंखें फोड़ो। ये तो अहद और हदीद के लिए है। देखो तो रंग अच्छा है ना? पता नहीं शैतानों को भी पसंद आते हैं कि नहीं। इन्होंने उधर से स्वेटर के बाजू फैलाकर इससे दिखाए। शफक मुस्कुरा दी। लेकिन खुरम ने इनके इतने प्यारे बनाए स्वेटर में नुक्स निकाले होंगे, इसलिए वो इससे काफी खफा दिखाई दे रही थी। मोमानी, आप इतनी मेहनत करती हैं, सर्दी स्टार्ट होते ही मैं बाजार से ले आती, भला इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत है? इसे नरमी से कहा, जबकि मोमानी मजीद खफा हो गई। तो भला मुशक्कत कैसी? वो भी यही कहता है अम्मी आपकी नजर कमजोर है, क्यों उन सिलाइयों में हर वक्त लगी रहती है, बाजार से रेडीमेड ले आया करे। शफक का मूड खराब होता देखकर गर्मा गर्म चाय बना लाई। चाय पीते हुए जाने के नहीं याद आया। शानी तुम्हें बताना याद ही नहीं रहा, हमारी कॉलोनी में जो मिसेज रिजवी है, जिनके पोते के कीके में तुम भी गई थी, इनकी बेटी की परसों शादी थी। उन्होंने शादी का जिक्र इस तरह किया था कि जैसे खुदा ना खास्ता वहाँ वफात हो गई हो। शफक ने बेख्याली में सर हिलाया। तुमसे 2-2.5 साल ही बड़ी होगी। इनके लहजे में हसरत थी जिसने शफक को बेचैन सा कर दिया था। मियाँ कर्नल है, कोयटा गई है, ब्याह कर। वो कुछ और भी कहना चाहती थी मगर अहद और हदीद को आता देखकर खामोश हो गई। वो आते ही शफक से लिपट गए। रात को आप देर से क्यों आई थी? आपके आने तक मैं सो भी गया था। अहद ने इसके गाल को चूमते हुए शिकवा किया। हदीद क्यों पीछे रहता? बैग कारपेट पर फेंक कर वो भी जैसे लिपट गया था। रात को किसी ने दूध भी नहीं दिया था, इसलिए मैं सुबह भी नहीं पी रहा था। वो तो शैतानों, इधर उधर भी देख लिया करो। मोमानी जान आई हुई है, पहले इन्हें सलाम करो। वो दोनों झटे जैसे अलग होकर मोमानी से चिमट गए। मैं बूढ़ी हड्डियां चिटकती आ जाती हूँ, मगर तुम दोनों को कभी तो फीक नहीं हुई कि नानी का हाल ही पूछो। मोमानी ने भी शिकवा कर डाला था और इन दोनों को तो मौका मिलना चाहिए था शफक के खिलाफ बोलने का। इसे पूछें जरा, यही तो हमें जाने नहीं देती कहीं भी। अहद ने बात न जाकर कही, संडे को मैं आ रहा था आपकी तरफ, मगर मामा ने जाने ही नहीं दिया। हदीद ने भी मस्कीन सी शक्ल बनाई। शफक मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। आज चूंकि हाफ डे था इसलिए बच्चे जल्दी स्कूल से आ गए थे और सुबह भी पता नहीं क्या खाया था उन्होंने। वो तेजी से हाथ चलाने लगी थी। इसी पर अहद ने दहाई दी। मेरे पेट में चूहों का मैच हो रहा है मामा, और मेरे पेट में वो कबड्डी खेल रहे हैं हदीद भी टंका, और इधर बैडमिंटन की तैयारी हो रही है। लॉन्च से एक और आवाज हो गई थी। शफक बगैर देखे भी जानती थी कि आने वाला कौन है। इसने गर्मा गर्म सैंडविच इसके साथ खुरम के लिए भी चाय तैयार कर ली। वो लॉन्च में आई तो बच्चे बेसब्री से डिश की तरफ
लपकी इसने प्लेटें टेबल पर रखी और चाय खुरम की तरफ बढ़ाई। खाली चाय? खुरम चीखा, ये सैंडविच नजर नहीं आ रहे तुम्हें? शफक संजीदगी से बोली, ओह ये सैंडविच, ये तो तुम्हारे ये पेटू परवान चुटकियों में उड़ा देंगे, मुझे मस्कीन को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सुबह पता नहीं क्या कच्चा पक्का खाकर गए थे स्कूल बेचारे। मैं आज देर से उठी थी। इसने मोहब्बत से इन दोनों की तरफ देखा। खुरम को अचानक ही अछू लग गया था। मुमानी परेशान हुई, क्या हुआ बेटा, आराम से। बेचारे, वो खांसते हुए बामुश्किल बोला, तुम्हारे इन बेचारों ने एक एक पराठा और आमलेट मेरी इन गुनाहगार आंखों के सामने खाया, जो इन बाबरकत हाथों से मैंने इन्हें नाश्ता बनाकर दिया था। गहरे सदमे से इनकी आवाज बोझल हो गई थी। बच्चों और मुमानी के साथ वो भी हंस पड़ी। मुमानी और खुरम के जाने के बाद इसका बाकी दिन मसरूफ गुजरा था। बच्चों को होमवर्क करवा के इसने खाना बनाया। बच्चे खाना खाकर कंप्यूटर के सामने जमकर बैठे और वो कुछ देर सोने के लिए कमरे में चली गई। नींद बेहद गहरी हो गई थी। आहद ने इससे तकरीबन झिझोड़कर उठाया था। मम्मी उठ जाए, रात होगी। खुरम अंकल भी आए हैं। शफक इतनी देर सोने पर सटपटाकर वॉशरूम में घुस गई। जब वो बाहर आई तो खुरम और बच्चे लूडो खेलने में मसरूफ थे। वो किचन में आकर सब्जी पकाने लगी। कुछ ही देर बाद खुरम भी आ गया था। चलो, वो इंतहाई नरम लहजे में बोला। शफक ने घूर कर से देखा। वो जानती थी कि अब खुरम क्या कहने वाला है, इसलिए सराह से बोली, प्लीज खुरम, कोई ऐसा सवाल मत करना जो मुझे मुश्किल में डाल दे। तुम्हारी इस फजूल बकवास का मेरे पास कोई जवाब है भी नहीं। कभी तो नरमी से बोल लिया करो, हर वक्त ये गाने जवाती रहती हो। खुरम ने मुंह बनाया। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि तुमसे फिलहाल शादी करने का इरादा बदल दूं। वो बेहद संजीदगी से बोला था। शफक को खुशगवार हैरत ने घेर लिया। शुक्र है तुमने भी कोई अक्लमंदाना फैसला किया। अब मैं और मुमानी फटाफट तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढते हैं। मुझे मुमानी की तन्हाई का ख्याल सताता है। तुम्हें तो इनके बुढ़ापे का एहसास करके बहुत पहले ही संजीदा हो जाना चाहिए था। चलो, देर आए दुरुस्त आए। शफक खातून, आप किस कदर मासूम हैं। इसी मासूमियत ने ही तो सील कर रखा है, कसम है। इसलिए फ्रूट बास्केट से सेब उठाया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चंद साल मजीद इंतजार कर लो। शायद किसी को मुझे बेचारे पर तरसी आ जाए और कोई प्रमोशन का चांस बन जाए। अब तुम मेजर और मैं कैप्टन। तुम्हें सलूट करता अच्छा लगूंगा भला। वो एक दफा फिर पटरी से उतर गया था। शफक का दिल चाह रहा था कि इसकी गर्दन में उड़ दे। वैसे मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की दो बड़ी ख्वाहिशें कभी भी पूरी नहीं हो सकती, एक तुमसे शादी और दूसरी प्रमोशन। अम्मी भी यही कहती हैं। खुरम, तुम्हारी नायकी को देखकर मुझे लगता है कि इस कप्तानी ही के साथ तो उम्र बीतेगी तुम्हारी। इसने कहकर लगाया था, जबकि शफक ने चमच स्लैब पर पटका और इसकी तरफ रुख किया। खुदा के लिए खुरम, तुम पूरे 30 के हो चुके हो। 2-4 साल बाद कौन लड़की देगा तुम्हें? यही शादी की मुनासिब उम्र है। अपना नहीं तो मुमानी का ही एहसास कर लो। वह सुदकी से बोली, तो फिर मान जाओ ना, क्यों ख्वार कर रही हो मुझे और खुद को? खुरम संजीदगी से बोला। इसकी आंखों में नरम गरम से जज्बे उभरने लगे थे। शफक ने निगाह चुरा ली। क्यों भूल जाते हो तुम कि मैं पहले से शादीशुदा और 2 बेटों की माँ हूँ, और बेटे भी ऐसे के जिनके बढ़ते खाते मेरी नींदें उड़ा रही हैं। कल को यही बच्चे मुझसे सवाल करेंगे कि हमारा बाप कहाँ है। वो जैसे फट पड़ी थी और खुरम के जब्त की तनाबे भी टूट गई। इसलिए आज से 9 साल पहले तुमसे कहा था कि मुझसे शादी कर लो। बच्चे छोटे हैं, वो मुझे बाप के रूप में कबूल कर लेंगे, मगर तुम नहीं मानी। क्या मैं इन्हें बाप का प्यार नहीं दे सकता था? बोलो, बताओ। खुरम, तुम किसी अच्छी सी लड़की के साथ शादी कर लो। मैं खुद तुम्हारे काबिल नहीं समझती। मत खुद को जाया करो, अपनी बूढ़ी माँ का ही ख्याल कर लो। प्लीज खुरम, प्लीज। वो बेतहाशा रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर बोली थी। खुरम को न जाने क्या हुआ था। वो कदमों तेजी से बाहर निकलता चला गया, जबकि शफक टेबल पर सर रखे फूट फूट कर रोती थी। इसी पहले फोन की घंटी गूंजी। इसने CLI पर नंबर देखा। वही नंबर था। एक खौफ की लहर इसके वजूद से उठी थी। वो एकदम बेतहाशा रोने लगी। आंखों के सामने न जाने कौन से मंजर आ रहे थे जो उसे यादों के सहरों में ले गए। हाँ राहील यार, दिल लगने की बात भी तुमने खूब की है। अपना शहर तो उदासियों का शहर है। जो शोर और हल्ला गुल्ला लाहौर में है, वो इस्लामाबाद में कहाँ। और दिल लगता ही नहीं लगाया जाता है। वो अभी टेनिस ग्राउंड से आया था और अब वो जोगर समेत सोफे पर लेटा अपने अजीज अजान दोस्त से गपशप में मसरूफ था। नहीं यार, कहाँ वो और कहाँ जरिश और फ्रिया। बस यूं समझ लो वो पहली लड़की है जो मेरे दिल को भाई है। बाकी सब तो टाइम पास है। वो बेहद मसरूफ था और अपनों से बेनियाज भी। इसी पर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शामी ने चूमकर दरवाजे की तरफ देखा। अंदर आती शख्सियत को देखकर वो एकदम खड़ा हो गया और साथ ही रिसीवर भी टेबल पर डाल दिया। हेलो यंग मैन, कैसे हो? अभी भी पता चला है कि हमारे लाहौर में आपकी आमद हुई है। सोचा
कि आपने तो आना नहीं, हम खुद ही मिल आए। वो जस्टिस रिटायर्ड शर्जील एजाज थे, इसके बाप के बेस्ट फ्रेंड। शामिर न चाहते हुए भी खुशदिली का मुजाहरा नहीं कर सका था। आप कैसे हैं अंकल, इसने रस्मन पूछा। हम तो ठीक ठाक और फिट हैं, तुम अपने बाप के सुनाओ, किस किस की तुम पर पाँव रखा हुआ है इसने। इनका मूड बहुत अच्छा था। सुबह बैठते हुए बेतकल्फी से बोले। शामिर भी मुस्कुरा दिया। कहाँ जी, फंदे तो आप लोगों की गर्दनों के गिर्द कसते रहे हैं और इल्जाम हमारे सर। जस्टिस शर्जील ने इसके जवाब को बेहद इंजॉय किया था। फिर इसे सराहते हुए बोले, तुम अपने बाप से भी ज्यादा ज़हीन ऑफिसर हो। जिस ओहदे पर पहुंचने के लिए इसने 3 साल जाए किए, तुम्हारी रफ्तार को देखते हुए मुझे लगता है कि वो रात दूर नहीं जब तुम अपने बाप की कुर्सी पर बैठोगे और वो मुझे सलूट करेंगे। शर्जील ने कुछ हैरान होकर उनके चेहरे की तरफ देखा था और अभी दोनों का मुश्तरका कहका गूंज उठा था। मैं सोच रहा था कि मेजर के स्टार्स लगने के बाद तुम कुछ संजीदा हो जाके, मगर तुम्हें देखकर मुझे अपने ख्यालात बदलने पड़े हैं। तुम बिल्कुल वैसे ही हो, शौक, शरीर और हैंडसम। इनके होंठों पर बड़ी अदाना किस्म की मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए थी जो शर्जील को बहुत महबूब थे और शामिल इन्हीं चंद लोगों में से था। अंकल, आपके लिए चाय मंगवाऊं? इसे ख्याल आया। शर्जील साहब ने इनकार कर दिया। शामिल दिल में खुश हुआ। वो दुआ कर रहा था कि अंकल को कोई जरूरी काम याद आ जाए, क्योंकि इसकी आधी शाम तो बर्बाद हो ही चुकी थी। अब वो रात अंकल की हमराई में बर्बाद करना नहीं चाहता था। कब आ रहे हो हमारी तरफ? लबों पर मचलता सवाल नौक की जुबान पर आ ही गया था। चंद दिनों तक आऊंगा, इसने फौरन हामी भर ली। गुफ्तगू की तवालत इसे झंझलाहट में मुब्तला कर रही थी। वो दिल में बेचैताब खा रहा था। चंद दिनों तक नहीं, तुम कल आ रहे हो। जस्टिस शर्जील ने मोहब्बत भरी धून जमाई। ओके ठीक है। इसने बड़ा सोचे समझे हामी भर ली। तुम जितने शरीर हो, तुम्हारा बाप इतना ही संजीदा था। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है। मेरे और जहां से के मिजाज में बहुत फर्क था, मगर हमारी दोस्ती फिर भी मसाई दोस्ती कहलाती थी। मैं बेहद शादी था और वो बेहद संजीदा। हर काम नहायत ही संजीदगी से करता था, हत्ता कि बेईमानी भी। शर्जील अंकल ने तवील कहकर लगाने में मसरूफ थे। आधा घंटा मजीद बैठने के बाद उन्होंने जाने का कष्ट किया तो शामी ने भी इत्मीनान भरा सांस लिया। ये रिटायर्ड ऑफिसर तो पुराने किस्से सुना कर अपने घर वालों की जिंदगी अजाब बना देते होंगे। बड़ी ही बाहिम्मत खातून है आंटी। अपनी कनपटियां दबाते हुए बड़बड़ाया। शावर लेने के बाद इसने बाल बनाए, परफ्यूम स्प्रे किया और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। रास्ते में से मलिहा को लेकर जब वो क्लब पहुंचा तो शरोज को गुस्से से मुठियां बींचते देखकर फौरन बोला, कुछ मत कहना। अभी 2 घंटे एक रिटायर्ड बुड्ढे की बकवास सुनकर आ रहा हूँ। मजीद कुछ कहा तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। नहीं, कौन बुड्ढा? फराज भी चुंगा था। तुम कब से बुड्ढों की कमली एंजॉय करने लगे हो? शहरोज ने पहलू बदल कर कहा। कमली में इनके करीब से भी न गुजरो, ख्वामखा दिमाग चाड़ने बैठ जाते हैं। वो तो शर्जील अंकल थे, पापा के दोस्त मजबूर है, मुझे इन्हें बर्दाश्त करना पड़ा। इसने बड़ा सा मुंह बनाया। एक तो तुम्हारे पापा के दोस्त पूरे मुल्क में जरासीमों की तरह फैले हुए हैं। जब भी चले जाओ कोई ना कोई दोस्त आ ही जाता है। मलिहा ने भी नाक चढ़ाई। दोस्त नहीं, जासूस कहो, जासूस। फराज दूर की कोड़ी लाया था। हाँ, फराज की बात में वजन है। अंकल ने तुम्हारी निगरानी के लिए दोस्त प्लस जासूस छोड़ रखे हैं। शरोज ने भी सर हिलाया। चलो शुक्र है, फराज का वजन ना सही, बात में तो वजन ही है। शामी ने शायद से अपने सूखे सड़े गहरे सांवली रंगत वाले दोस्त फराज की तरफ देखा, जो एक ब्यूरोक्रेट का बेटा था। वैसे जितना पुलिस वाले कमाते हैं और जितना खाते हैं, फराज की सेहत पर तो कुछ असर होता दिखाई नहीं दे रहा। अशर ने भी आंखें घुमाई। फराज बेचारा तो अपने पापा की एक टांग के बराबर भी नहीं। इनकी तो तौन ही माशाल्लाह से। शरोज के मजाक ने फराज को भी भड़का दिया था। इसने तंजिया से इन्हें तीनों की तरफ देखा। पुलिस वाले तो बदमाशी बदनाम है। आर्मी वालों के बारे में क्या कहा जाता है कि एक वर्दी पर पूरा मुल्क चलता है, दूसरा ये आर्मी चलाती है बल्कि दौड़ाती है। फराज का लहजा कड़वा था। जहर भी इन तीनों फौजियों के खून भी गर्म हुए थे, क्योंकि वो भी नस्ल दर नस्ल फौज से ही मसले थे। अच्छा, बकवास बंद करो, अपनी कोई और बात करते हैं। मलिहा महफिल का रंग बदलते देखकर तेजी से बोली, ये बकवास नहीं हकीकत है। तुम इसे शहजादे शामिर को ही देख लो, कैसे ठाठ से नौकरी कर रहे हैं अपने करियर के इन 5 सालों में। आज ये मेजर के ओहदे पर है और अभी तक इसने सियाचिन के बर्फ पोश पहाड़ों, आंधी खाइयों और हड्डियों को भी ठठरा देने वाली ठंड महसूस नहीं की, जिसकी बर्फ पर अगर पांव रखे तो लोहे की तरह बेजान हो जाए और अगर हाथ रखे तो सुन हो जाए। ये किसकी मेहरबानी की वजह से पिंडी लाहौर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये सब एयर कंडीशन कमरों में बैठकर मशरूब पीने वाले, क्या जाने के ठंड से मजमत उंगलियों को कटवाने से कैसा दर्द महसूस होता है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में जस्ट शट अप फराज,
शरोज और अरशद, दफा हो जा तुम यहाँ से, इडियट। मलिहा ने तशी से सर झटका। फराज कुर्सी का सीट पर उठ गया था, फिर इन सब पर आखिरी तंजीर निगाह डालता बाहर निकलता चला गया। तुम्हें किसने मशा दिया था इस जुबे को साथ शामिल करने का? शरोज अरशद से उलझ पड़ा था, जबकि शामिर सुर्ख चेहरा और अंगारा आंखें लिए अभी तक इस दरवाजे को देख रहा था जहां से फराज गया था। प्लीज मीरू, मूड ठीक करो अपना। मलिहा ने अपना नाजुक हाथ इसके बाजू पर रखकर नजाकत से कहा था। चलो उठो, कहीं और चलते हैं। शामिर एकदम उठ खड़ा हुआ था। इन दिनों ने भी उसकी पैरवी की थी। शर्जील अंकल का फोन आया था। इसने सुनकर बेदिली से रिसीवर पेडल पर डाल दिया। इसका शर्जील अंकल की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं था, मगर जब पापा का फोन आया उन्होंने इसकी खूब खिंचाई की तो वो मजबूरन इनकी तरफ जाने के लिए तैयार हो गया था। वो पापा से साफ लफ्जों में इनकार कर सकता था, मगर इसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि जस्टिस शर्जील की बेटी इसकी मंगेतर थी और जस्टिस साहब इसके होने वाले ससुर। वो तो इस बात पर ही मसरूर था कि माहम हाई स्टडीज के लिए अमेरिका में मुकीम थी और 2-4 साल तक बाबा का भी शादी का कोई इरादा नहीं था। शामिर इन चंद सालों को एंजॉय करना चाहता था। अगले दिन जब वो जस्टिस शर्जील के घर गया, वो मियां बीवी इसके इंतजार में बैठे हुए थे। बड़े खुशगवार माहौल में खाना खाया, चूंकि इसे वापस जाना था, लिहाजा इन दोनों ने इसे मजीद इसरार करके रोका नहीं। वो भी जल्दी ही जान छुट जाने पर दिल में खुश होता बड़े मगन अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था, जब बिल्कुल अचानक ही दाएं तरफ से एक लड़की बहुत तेजी से रोड क्रॉस करने के चक्कर में इसकी गाड़ी से टकरा गई थी। अगर बर वक्त ब्रेक न लगाता तो यकीनन वो इस गाड़ी के नीचे आकर बुरी तरह कुचली जाती। शामिर का मूड एकदम ही ऑफ हो गया था। गाड़ी से उतरने के बजाय शीशा नीचे करके उसने रोड से उठती इस बड़े से टेंटनुमा दुपट्टे में लिपटी लड़की को देखा। वो अपना माथा सहला रही थी। शामिर की नजर इसकी जख्मी पांव और छिले हाथ पर पड़ी। चंद एक बूंदे टपक कर इनके बेदाग यूनिफॉर्म पर रंग छोड़ गई थी। इसे कुछ पेशेमानी हुई। एकदम ही वो दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। आपको चोट? इसके चेहरे पर निगाह पड़ते शामिर बाकी अल्फाज भूल गया था। वो खिलते कवल और सुर्ख गुलाब की तरह हसीन थी। शामिर यकटक इसके दिलकश हसीन चेहरे की तरफ देखता रहा। इसके दिल की रफ्तार मामूल से बढ़ गई थी। कमोबेश ऐसे ही तासरात इस लड़की के चेहरे पर उभरे थे। इस लड़की ने शामिर की मेहनत को महसूस कर लिया था, इसलिए सरकते दुपट्टे को माथे पर करके वो एकदम मुड़ी और फिर लड़खड़ा गई। शामिर ने आगे बढ़ के उसे थाम लिया था और नीचे झुककर इसकी किताबें उठाई। मैं आपको ड्रॉप कर दूं? मेरा मतलब है कि आपसे चला नहीं जा रहा। वो इसे लंगड़ाते देखकर नरमी से बोला। ऐसी ऑफर वो हर किसी को नहीं करता था और ना ही कोई इसकी ऑफर ठुकराता था। वो बगैर कुछ बोले इसके हाथ से किताबें लेकर जाने लगी थी, जब वो उसके सामने तनकर खड़ा हो गया। मेरे साथ, वो उपमिया से बोला, जबकि शफक इसकी आवाज के शहर में डूब गई थी। आर्मी यूनिफॉर्म था। ऐसा यूनिफॉर्म शफक का बाप भी पहनता था। फर्क सिर्फ इतना था, इसके शानों पर स्टार्स जगमगा रहे थे और वो मेजर था, जबकि इसका बाप क्वार्टर मास्टर था। क्वार्टर मास्टर बशीर अहमद। वो एक ट्रांस के आगे में चलती हुई इसकी गाड़ी में बैठ गई। वो पहली मर्तबा ऐसी गाड़ी में किसी मर्द के हमरा बैठी थी। वो पहला मर्द था जिसने पहली मर्तबा इस पर बेबाक निगाहें डाली थी, और ये पहली गलती थी जो इसने शामिर की गाड़ी में बैठ कर की, और दूसरी गलती जिसे मोहब्बत करके। इन दिनों इसे जरी शफरिया मलिहा सब भूल चुकी थी और वो बहुत संजीदगी के साथ शफक से फ्लर्ट करने में मसरूफ था। वो जब शफक से मिलता, इससे बातें करता, इसकी आतिश शौक मजीद भड़कती। वो मलिहा जैसी मॉडर्न नहीं थी, जरिश जैसी बोल्ड, फरीहा जैसी गुफ्तगू करने का पानी से नहीं आता था, मगर फिर भी इसमें ऐसी कोई कशिश जरूर थी जो शामिर को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचती। हसीन चेहरे इसे बहुत अट्रैक्ट करते थे। वो खूबसूरती का दिलदार था। इसका मसला ये था कि वो एक चेहरे को देखकर पास आ जाता था, मगर शफक में न जाने क्या बात थी कि वो चाहते हुए भी दामन न छुड़ा पाता। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब इससे महसूस होने लगा था कि वो सच में शफक को चाहने लगा है। शामिर के वालिद जनरल जहां जेब आला खानदानी हसब नसब रखते थे। इनका ताल्लुक सेठ फैमिली से था। पंजाब के कई इलाकों में इनकी लाखों एकड़ जमीन थी। वो 3 भाई थे और तीनों ही आदतों और मिजाज में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। अगर कोई चीज इनमें मुश्तरका पाई जाती थी तो वो थी पैसे की हवस। ये इन दिनों की बात है जब इल्म का चिराग घर घर नहीं जलता था और ना ही इतनी खुशहाली थी कि लोग तलीम जैसी फजूल चीज पर पैसे खर्च करते। लेकिन पंजाब के गांव के जिम्मेदार सैयद बुलंद बख्त को एक ही शौक था, एक ही लगन थी कि मेरे तीनों बेटे आला तलीम हासिल करें और बड़े शहरों में आला ओहदे पर फाइज हों। उन्होंने इसे शौक की खातिर बहुत सी जमीनें भी फरोख्त की थी। अपने बच्चों को इस वक्त के बेहतरीन तलीमी इदारों में तलीम के हसूल के लिए भेजा। वो इस मुकाम पर इनके बेटों ने इन्हें मायूस नहीं किया था।
सईद बुलंद वक्त दरमियाने दर्जे के पढ़े लिखे इंसान थे। इनका छोटा भाई फौज में कैप्टन था। जब भी गांव में कोई इनके भाई का जिक्र करता तो इनका सर फख्र से बुलंद हो जाता था। वो एक फौजी के बड़े भाई थे। ये एजाज इनके लिए किसी मेडल से कम नहीं था। ये इन दिनों की बात है जब खाकी वर्दी वालों की बड़ी खिदमत की निगाह से देखा जाता था। इसी चाह में उन्होंने अपने तीनों बेटों को बड़ी और बहरी फौज में भर्ती करवाया। तीनों ने ही अपनी जहानत की बिना पर कमीशन लिया और मुख्तलिफ ओहदों में पर फाइज हो गए। बुलंद वक्त ने अपने बेटों के लिए विरसे में बहुत सी जमीनें और एक खस्ता हाल फैक्ट्री छोड़ी थी जो कि इनके बेटों को ना काफी मालूम होती थी। आखिरी उम्र में जब सईद बुलंद वक्त घुटनों के दर्द की वजह से चल फिर नहीं सकते थे, बुढ़ापे और की वजह से इनके हाथ और सर कांपते थे और इनकी दाढ़ी के बाल सफेद बाल जाने क्यों गदेले आंसू से भीगते जाते और इनकी लुगनत ज़दा ज़बान पर सिर्फ चंद अल्फाज गोया ठहर गए थे। वो अपने बेटों से सख्त नाला थे। इनका खादम रब नवाज बताता था कि वो अपने बेटों की खिदमत पर और इनकी करीबी अजीजों का ख्याल था कि बुढ़ापे की वजह से इनके का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा, इसलिए वो अपने इतने नालायक बेटों को गालियां दिया करते थे जिन्होंने हर लम्हा हर पल अपने बाप की ख्वाहिश का एहतराम किया। रब नवाज बताता था कि बुलंद वक्त ने आंखें बंद करने से पहले सारी रात बहुत सी बातें की और इनकी जुबान जरा भी नहीं लड़खड़ाई। आखिरी वक्त में उन्होंने बहुत अफसोस से कहा था कि काश मैं इन्हें अल्लाह तरीन के साथ अच्छा इंसान बनने की भी तरगीब देता। मैंने इनका ध्यान हमेशा बड़ी कुर्सी, ओहदे और बड़े ख्वाबों की तरफ लगाया। अगर बुलंद वक्त के बेटे बुलंद इंसान होते, ईमानदार होते तो क्या ही अच्छा होता। वक्त गुजरता गया। इस वक्त की एक खस्ता हाल फैक्ट्री 4 बड़ी फैक्ट्रियों में तब्दील होगी। रिज़्क़ हलाल में हराम की आमेज़श ने रूह को रूधा दिलों को सियाह आंखों पर पर्दा डाल दिया था। बीवियां भी चमक दमक की दिलदार और शौकीन मिजाज थी। एक जिंदगी पंजाब के इस छोटे से गाँव में हमेशा के लिए दफन हो गई थी। दूसरी बहुत रोशन चमकदार थी और इस दूसरी जिंदगी ने तीसरी जिंदगी को वही ऐशे, वही आराम और वही आराम विरासत में लौटाया था। जनरल जहांगीर का छोटा बेटा शाह मीर था। इससे बड़े 3 भाई थे और बाप की शदीद ख्वाहिश के बावजूद इन तीनों ने बाप के प्रोफेशन को अहमियत नहीं दी थी। अब जनरल जहांगीर की उम्मीदों का वाहिद मरकज इनका लाडला और बेहद चहीता बेटा शाह मीर था। वो इससे बेहद मोहब्बत करते थे। इनके लाड प्यार ने इसे जिद्दी और लापरवाह बना दिया था और जब इसने आर्मी ज्वाइन की तो जनरल जहांगीर का सिरों के सांप से खून बढ़ गया। वो शाह मीर से बेइंतहा खुश थे। बड़े दोनों बेटों की शादी अपने भाई की बेटियों के साथ और तीसरे की मंगनी अपने ही जैसे आदमी से मुंसलिक खानदान में करके वो बहुत मुतमिन थे। शाह मीर को भी उन्होंने बांध दिया था मगर बाज धागे बहुत कमजोर होते हैं, इन झटके से तोड़ने वाले। जनरल जहांगीर जानते नहीं थे कि जिस धागे से उन्होंने शाह मीर को बांध रखा वो कितना कच्चा है और करीब तोड़ने वाला भी। फिर तुम कब मिल रही हो, वो फोन पर जिसे पूछ रहा था। दूसरी तरफ इसने न जाने क्या कहा था कि शाह मीर तब उठा। इसके अलावा कोई और बहाना ढूंढो। वो गुस्से से बोला, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। इसकी तवक्को के मुताबिक वो फौरन ही जज्बाती हरकत से घायल हो गई। ठीक है, फिर तुम कल मुझसे मिल रही हो। ओके, मैं कल 5 बजे तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, वो हुक्मिया लहजे में बोला। डर किस बात का, शाह मीर चिल्लाया। तुम दूसरों की तरफ मत देखो, अपने दिल की सुनो। वो दूसरी तरफ रोने वाली होकर फोन रख चुकी थी मगर शाह मीर एक दफा फिर इसका नंबर मिला आ रहा था। फोन क्यों बंद किया है? जब मुश्किल अपने गुस्से पर कंट्रोल करके पूछे, एक बात बता शफक, तुम जब तक मुझसे मिलने का वादा नहीं कर लेती मैं इसी तरह तुम्हें फोन करता रहूंगा, चाहे पूरी रात बीत जाए या जिंदगी। वो जुनूनी लबो लहजे में बोला था। दूसरी तरफ वो रो रही थी। इसकी सिसकियों की आवाज शाह मीर के समातों से टकरा के इसकी अना की तस्कीन कर रही थी। वो कुछ पुरसुकून सा हो गया। शफक, मैं तुम्हें बेहद चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शाह मीर इसे ख्वाब दिखा रहा था। वो ख्वाब जो बंद आंखों के पीछे बहुत भले और खुशनुमा लगते हैं। आगे खोलने पर इनकी हकीकत मालूम होती है। फिर वो डसते हैं, तड़पाते हैं, रुलाते हैं। फिर तुम मुझसे मिल रही हो ना? इसकी आवाज बहुत धीमी और बोझलती हूँ। ये हुई ना बात। वो खुशी से चलाया और फिर मजीद 2-4 बातें करने के बाद इसने फोन बंद कर दिया। अगले दिन वो अपने वादे के एन मुताबिक आ गई थी। शाह मीर फातेमंदी के एहसास से सरशार हो गया था। वो जानता था कि इसकी शख्सियत नजरअंदाज की जाने वाली नहीं। कोई लड़की इसके शहर से बच नहीं सकती थी। इसके सर्कल की लड़कियां चकोर की माने इसके गिर्द चकराती थी। इसकी कुर्बत की ख्वाहिशमंद रहती और ये बात थी कि शाह मीर सिर्फ खूबसूरत चेहरों की तरह मतवज्जो होता था। जिन दिनों वो कैडेट कॉलेज में जेर तलीम था, इन्हीं दिनों में इसके पापा के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी ने इनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। वो वीकेंड पर घर आए तो खिलाफ मामूल सबको खामोश पाए। घर में काफी सारी खवातीन नजर आ रही थी। सभी ने दुपट्टे और खेतों सुपारे पड़ रही थी। हत्ता कि मम्मी भी वो क्यास के घोड़े दौड़ाने लगा था। इसी पहले मम्मी की निगाह से पड़ी। मीरू
कब आई हो तुम? वो उसके करीब आते हुए दबी आवाज में बोली, अभी आया हूँ। कोई हादसा हो गया है क्या? वो अपने तजस्सुस को छुपा नहीं पाया था। मम्मी झुकी और फिर घूर कर उसे देखा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बक रही हो? शीमा ने कुछ सोचकर इसे डांटने का इरादा तर्क कर दिया और फिर बाजू से पकड़ के इसे बराबर वाले कमरे में ले गई। तुम्हारे पापा को हेड ऑफिस वालों ने बुलाया है। मम्मी के लबों लहजे से ही वो समझ गया था कि तलबी के सिलसिले की कड़ी है। फितरी तौर पर वो भी परेशान हुआ था। ये सब जनरल स्कैन ने करवाया है। मम्मी दांत पीसते हुए गजबनाक हुई। शामी ने होठ सुखेड़े। इन दिनों शामी के खानदान में भी चहमगोइयां होने लगी थी कि जनरल जहांगीर की वर्दी बस उतरने ही वाली है, मगर हैरत अंगेज तौर पर न सिर्फ जहांगीर के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी रोक दी गई थी, बल्कि 3 साल बाद इनकी प्रमोशन भी होगी। और ये सिर्फ इनके लाले बेटे की वजह से हुआ था। वो एक बड़े तूफान के जख्म में आने से बच गए थे। हर प्रोफेशन में बैसाखियों की जरूरत होती है। जहाँ जेब बरमला अपने ख्याल का इजहार करते, शामिर को बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ी थी। अपने बाप की इस इंक्वायरी से बरी करवाने के लिए इसने जनरल स्कैन की इकलौती बेटी के सामने दाना फेंका था और उस चारे को चुपती हुई इसके करीब आ गई। वो पहली लड़की थी जिसके साथ शामिर का दिल फ्लर्ट करने को भी नहीं चाहता था। बेहद मासूम मामूली शक्ल और सूरत की नताशा पर दूसरी नजर डालना भी शामिर जैसे लड़के के लिए बहुत मुश्किल काम था। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई थी, बेहद काबिल और बोल्ड। इसके बावजूद वो सासे कमती का शिकार थी। नताशा के साथ घंटों बातें करना, इसके साथ घूमना फिरना, इसकी तारीफें करना बहुत तकलीफ का काम था। वो नहाई थी, दिल जमी से कह रहा था। आस्ता आस्ता इसने बहुत से कांटे नताशा के दिल से निकाले और एक बड़ा सा कांटा चुभो दी। नताशा को अपना सिर करके उसकी तड़प का मजा ले रहा था, जैसा कि नताशा का बाप इसके बाप को जेर देकर लुत्फ उठा रहा था। इसने नताशा के सामने एक छोटी सी शर्त रखी थी। नताशा शामिर की बात कैसे टाल सकती थी और जनरल स्कैन बेटी की वजह से मजबूर हो गया था। बहुत सी बुरी आदतों के साथ शामिर ने अपने बाप से एक और बुरी आदत भी विरासत में ली थी। वो थी मतलब निकाल कर मुकाबले को पैरों तले रौंद कर गुजर जाना। नताशा के दिल के साथ जनरल स्कैन के जज्बात को भी इसने कुचल दिया था। इन 2 खानदानों में एक सर जंग छिड़ चुकी थी, जिसका खात्मा जहांगीर की तरक्की के बाद हुआ। प्रमोशन के बाद उन्होंने जनरल स्कैन को कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया था। बाप की प्रमोशन के बाद इसकी जिंदगी में मजीद आसानियां हुई थी। वो बाप के ताल्लुकात का नाजायज फायदा उठाता था। उन्होंने कभी भी इस पर सख्ती नहीं की थी, इसलिए वो मजीद आजाद और खुदसर होता चला गया था। तो फिर तुम आ ही गई हो। वो अपने घने से बालों में उंगलियां फेरता वो धीमे से मुस्कुराया था। नहीं आना चाहिए था, मगर फिर भी आ गई हूँ। उसने खोखले से कहा, अरे तुम तो खफा हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। शफक इसे मुसलसल मुस्कुराता देखकर चिढ़ गई। यूं क्यों हंस रहे हो? मेरे चेहरे पर लतीफा लिखा है क्या? चेहरे पर लतीफा भी लिखे जाते हैं, मुझे आज पता चला है। अब के इसने कहकर लगाया था। शफक शर्मिंदा सी हो गई। तुमने मुझे इसलिए बुलाया है कि मेरा मजाक उड़ाओ? शफक की आंखों में आंसू भर आए। एक तो तुम मिडिल क्लास की लड़कियां रोती बहुत। इसने मुंह में बड़बड़ाया। इसकी आवाज इतनी ऊंची जरूर थी कि शफक के गाल तक उठे, आंखों से चिंगारियां फोड़ने लगी। इसलिए कि तुम अपर क्लास के लड़के हमें रुलाते बहुत और पागल होते हैं। हम जो तुम जैसों के जाल में फंस जाते हैं। वो आग बबूला होकर चलाई। शामिर को फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया था। आज से पहले इसे अपनी सफाई साफ गोई पर कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए नरमी से बोला, और गुस्से में और भी खूबसूरत लगती है शफक। मैं तो देखना चाह रहा था कि तुम में कितना गुस्सा है। अगर मैं बाहर से ज़ाहिर मोहब्बत करूं तो तुम मुझे मारोगी तो नहीं? अब तुम्हारे तासरात देखकर मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा है। तुम में बहुत गुस्सा और मुझे अपनी इज्जत अजीज है। वो उसे बेतहाशा रोते देखकर घबरा गया था। देखो शफक, तो मुझे माफ कर दो, मुझे गालियां दे लो, गुस्सा कर लो, मगर यूं रो मत। जिंदगी में पहली मर्तबा शामिर किसी की यूं मिन्नतें कर रहा था। शफक ने आंसू पोंछकर दूर से आते रक्शे के सामने हाथ लहराया। तुम इस रक्शे वाले को मुझ पर फोके दे रही हो? शामिर का दिमाग भी तब उठा था। यूं तमाशा मत बनाओ। वो दबे दबे लहजे में गड़ाया। आई जी, रिक्शे वाले ने सर बाहर निकाल कर कहा था। शामिर ने गुस्से निगाह डालकर इसे जाने का इशारा किया। बाशों का क्या था? वो मुंह में बड़बड़ाता 9-11 हो गया। शामिर ने बगैर कुछ देर से बाजू से पकड़कर खींचना शुरू किया। इस वक्त सड़क सुनसान थी। उक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थी। शामिर ने फ्रंट डोर खोलकर इसे गाड़ी में धकेला और खुद दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट संभाली। नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ शपथ चलाई थी। मजीद एक लफ्ज मत बोलना, खामोशी से बैठी रहो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। वो भी घर जाता। फिर सारे से खामोशी छाई रही। शपथ की हिचकियों से डिस्टर्ब कर रही था। वो बोला कुछ नहीं। शपथ के घर से कुछ दूर इसने गाड़ी रोक दी। वो बगैर कुछ कहे खामोशी से उतर गई। शामिर भी सुलगता हुआ चला गया था। रात तक वो फैसला कर चुका था कि अब कभी भी इस बददिमाग लड़की से रब्ता नहीं करना, मगर वो सिर्फ 3 दिन ही खुद को रोक सका था। चौथे दिन वो एक दफा फिर इसका नंबर मिला रहा था। बेल मुसलसल जा रही थी, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसने एक मरतबा फिर नंबर डायल किया, मगर जवाब नहीं आया
फोन सुन भी लो शफक, किसी दर पर किसी करहत से लहजे वाली खातून ने फोन उठाया था। शामी ने गुस्से से फोन पटक दिया। वो टाल उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा था जब फोन की घंटी गुनगुना उठी। उस रात से फोन की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ अशर था। शामी ने तवील सांस से खारिज की, कहा तुम तुम्हारे दिल के पास है, तुम्हारे सपनों में, ख्यालों में, ख्वाबों में। वो रवानी से बोल रहा था जब अशर ने घबरा के सर रोक दिया। मेरे भाई बस कर, मैं मलिहा नहीं हूँ तुम्हारे रोमांटिक डायलॉग्स की ताब नहीं ला सकूंगा, मेरे हाल पर रहम कर। अशर के गिड़ाने पर शामी ने कहकर लगाया था, इतने दिन हो गए हैं तुम क्लब में नहीं आते, मलिहा ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है, बड़ी उदास हो रही है, दीदार करवा दो इसे अपना। भाड़ में जाए मलिहा, मैं क्या करूं इस पागल का, शामी ने कड़वे लहजे में कहा था। ये मेरे कान क्या सुन रही हैं? अशर कदर हैरान हुआ। ठीक ही सुन रही है, ज्यादा एक्टिंग ना करो, और हाँ इस मलिहा से जान छुड़वा दो मेरी, और लापरवाही से कह रहा था। बस छुट्टी मलिहा बेगम की, अशर ने कहकर लगाया। अब वो शामिल को किसी नए पीस की मुतालिक बता रहा था। वो बेख्याली में सुनता गया। अगले चंद हफ्ते इसके बहुत मसरूफ गुजरे थे, मगर बावजूद मसरूफियत के वो शफक अपने ज़हन से नहीं निकाल पाया था। इसने एक मरतबा फिर इससे फोन पर रब्ता करने की कोशिश करना शुरू कर दी थी। एक दिन तफाकन इसने फोन उठा लिया। कैसी वो शफक शामिल के लहजे में ऐसी तरफ थी, कितनी बेकरारी थी कि शफक ठटक सी गई। फोन मत रखना, पहले मेरी बात सुन लो, वो टूटे लहजे में कह रहा था। इतने दिनों में मैंने जान लिया है कि मैं सचमुच तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारी बेरुखी और नाराजगी मुझे बहुत तकलीफ देती है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। अगर तुम मुझे चाहती होती तो यूं तमाम राब्ते और ताल्लुक ना तोड़ लेती। खैर एक बात तो तय है, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुमसे जिंदगी की आखिरी सांस तक मोहब्बत करता रहूंगा। अगर तुम मुझे माफ करने का हौसला रखती हो तो कल इस जगह मुझसे मिलना जहाँ पहली मरतबा हमारी मुलाकात हुई थी। ओके। शामी फोन रख चुका था जबकि शफक रिसीवर हाथ में पकड़े ताकत से खड़ी रही। शानी तेरे बाबा के आने का वक्त हो गया, जल्दी से हड्डियां चाह लो। इसकी माँ इसे गुमसुम खड़ा देखकर बुलंद आवाज में बोली, अच्छा अम्मा। शफक ने गड़बड़ाकर रिसीवर रखा और तेजी से किचन की तरफ भागी। वो सब्जी काट रही थी जब खुरम की आवाज आई। शफो, शानी कहाँ हो तुम? इधर हूँ मैं। क्या बात है? इसने खिड़की से झांका। देखो मेरा टेस्ट कितना अच्छा हुआ है। खुरम ने एक पर्चा शफक की आंखों के सामने लगाया। खुरम इसके पास इंग्लिश और मैथ पढ़ने आता था। कल इसका टेस्ट था जिसकी वो सारी रात बैठकर तैयारी करता रहा। शफक भी इसके साथ जागती रही थी। पापा आते हैं तो इन्हें भी दिखाना। सर ने आज मेरी बहुत तारीफ की है, कह रहे थे कि खुरम तुम तो कमाल करने लगी हो। मैंने कहा कमाल मेरा नहीं, मेरी ट्यूटर का है। वो मुस्कुराते से बता रहा था। शफक भी बेदिली से मुस्कुराती। तुम बाहर बैठकर पढ़ो, मैं अभी आती हूँ। खुरम को भेज दो। वो एक दफा फिर गहरी सोचों में गुम हो गई थी। वो सारा सो नहीं सका था, इसलिए उठा भी देर से था। नाश्ता करने के बाद वो अशर के घर चला गया था। मिल गई तुम्हें फुर्सत मुझसे मिलने की, अशर ने तंज किया। आज जल्दी ही उठ गए हो। शामिल इसके तंज को नजरअंदाज करता लापरवाही से बोला। अशर छुट्टी का दिन सोकर गुजारता था, खिलाफे मामूली से जागता पाकर शामिल हैरान हुआ था। नाश्ता करोगे? नहीं। चाय पियोगे? चाय तो पियोगे ना? नहीं, रहने दो, अभी पीकर आ रहा हूँ। क्या बात है हीरो, तुम ठीक तो हो ना? अशर जाते जाते पलट आया था। सोफे पर इसके मुकाबले बैठते संजीदगी से बोला, मुझे क्या होना है? इसने अशर की आंखों में देखकर कहा। छुपाओ मत मुझसे, जो बात है शेयर कर लो। मुझे मोहब्बत हो गई है। कुछ सोचने के बाद संजीदगी से बोला था। अशर जो कि गमगीन सूरत बनाए बैठा था एकदम हंस पड़ा। बहुत अच्छा लतीफा सुनाया तुमने मुझे। अशर के मजाक उड़ाने पर वो तक उठा। मैं संजीदा हूँ तो क्या इसमें शरीफ है मोहतरमा का? और कहाँ टाकरा हुआ इनका? शफक नाम है इसका। शामिल खोए को लहजे बोला था। अशर को बेसात हंसी का दौरा पड़ा। दांत क्यों निकल रहे हैं तुम्हारे? शामी ने इसे घुरा। अच्छा बताओ कि मैं शफक खातून से कब और कहाँ मुलाकात हुई तुम्हारी? वो बामुश्किल हंसी कंट्रोल करते हुए बोला। बस एक एक्सीडेंट ही समझ लो। शामी को देखकर अपनी शफक की पहली मुलाकात याद आ गई। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? अशर इसे तेजी से बाहर निकलते देखकर चीखा। एक जरूरी काम याद आ गया है। शामी मुलाकात होगी। शामी ने गाड़ी स्टार्ट की। अशर कंधे जाता पलट गया था। शामी को बड़ा यकीन था कि शफक जरूर आएगी। जिस आग में वो सुलग रहा था, ये कैसे मुमकिन था कि शफक तक इसके शोले न लपकते हुए के यकीन पर मोहर लगाने आ गई थी। शामिल बेइंतहा खुश था। इसी खुशी में इसने मलिहा को लंच की ऑफर कर डाली। वो जो इतने दिनों से शामिल की बेतनाई बर्दाश्त कर रही थी खिल उठी। शुक्र है कि तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। तुम्हारा ख्याल कब नहीं आता? बस यार पिछले दिनों कुछ मसरूफ था इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। वो दिलकशी से मुस्कुराया। शामिल तुम फराज से मिले हो। इस दिन के बाद मलिहा को अचानक ख्याल आया था। शामिल के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। नहीं, वो तनफ्फुर से बोला। अमर का भाग्य है। खबीज कह रहा था कि मुल्क के हालात देखकर मेरा दिल जलता है। अगर यही हालात रहा तो मैं एक दिन कुड़ के खत्म हो जाऊंगा। ये सिस्टम बदल नहीं सकता। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने का इरादा कर लिया है बेचारे ने। किताबी कीड़ा किताबी बातें करता है, मलिहा ने लापरवाही से कहा। मेरा ख्याल है बातें साथ साथ होती रहेंगी। खाना खाने चलते हैं। शामिल के कहने पर मलिहा मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई थी।
मलिया के कहने पर वो एक दरमियाने दर्जे के होटल में आए थे। यहाँ आकर शामिर बुरी तरह पछताया था। इसके गुमान में भी नहीं था कि यूं शफक से सामना हो जाए। इसके साथ और भी 5-6 लड़कियां कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। इसकी बदकिस्मती के शफक ने भी इसे देख लिया था। इसकी आंखों में चाइना गौरी ने शामिर को परेशान कर दिया था। इसी पर शफक ने अपने दोस्तों से कुछ कहा और भी तेजी से बाहर निकलते चली गई। इसके जाने के बाद गोया हर मंजर बेरंग हो गया था। वो चली गई थी और इसके जाने के बाद शामिर ने बेदिली से खाना खाया था। इस रात शफक ने पहली मरतबा खुद से फोन किया था और जैसे किसी गहरे सदमे के जरिए से बोल रही थी। शामिर खामोशी से सुनता रहा, यहाँ तक कि वो खुद ही बोल बोल कर खामोश हो गई। कुछ और कहना है तो वो भी कह लो, मैं हमतन गोश हूँ। शामिर नरमी से बोला था, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसका लहजा टूटा बिखरा था। शामिर को जानी सी खुशी हुई। तुम्हारा ये लहजा, ये अंदाज मुझे खुशफहमी में मुब्तला कर रहा है। मेरे साथ मजाक मत करो, मेरी जिंदगी के साथ मजाक न करो। वो भीगी आवाज में बोली, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। एतबार व तनफुर से हंसी, ये लफ्ज तुम्हारे मुंह पर सजता नहीं है। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा कि तुम यकीन नहीं करती तो ना करो। मलिहा मेरी दोस्त की मंगेतर है। अगर तुम कुछ देर और रुकती तो अशर को भी देख लेती। उसी सहरंगेज लहजे में कह रहा था। शफक खामोशी से इसकी दिलनशीन आवाज को सुनती रही और जब वो फोन रख रही थी तो शामिर इससे मिलने का वादा ले चुका था। अगले दिन वो अपने वादे के मुताबिक आ गई। जिसकी नाराजगी गुस्से के बावजूद शामिर ने इसे लंच करवाया था। वो बेहद घबराई और सहमी हुई थी। शामिर को उसकी घबराहट मजे दे रही थी। वो इसके सामने बेसरोपा बातें करता रहा। इसकी दिलचस्पियां, मशागिल, मसरूफियात पसंद नापसंद। शफक सोच रही थी कि शामिर यकीनन इससे कोई और बात करना चाह रहा है। नाशुर तौर पर वो अपना ध्यान इस बात से हटाने के लिए मुसलसल बोल रहा था, तुम वो बात करो जो कहना चाहते हो। बहुत देर अपनी गुलाबी दुधिया हाथों को देखने के बाद उसने अचानक कहा था। शामिर एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। फिर जब बोला तो बेहद संजीदा था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और बस इतनी सी बात। वो हौले से मुस्कुराई थी, क्या तुम भी ऐसा चाहती हो? शामिर ने सॉरी निगाहों से उसके चेहरे की तरफ देखा। जब एक औरत की जिंदगी में कोई मर्द दाखिल होता है तो पता है इससे औरत की क्या ख्वाहिश होती है कि वो वही मर्द आखिरी भी हो। लिबास की तरह बदलने वाली औरतें ही तवाइफें होती हैं। शफक बहुत मजबूत लहजे में ठहर कर बोल रही थी। वो जब जब इसे मिलता था शफक इसे हैरान कर देती थी। वो तकरीबन 8-9 साल छोटी थी मगर इसकी सोच शामिर की सोच से ज्यादा पुख्ता थी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो संभल कर बोला था, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ इस वक्त यहाँ ना होती। मेरे वालिदैन राजी ना हो तब भी। शामिर ने इसके चेहरे का रंग बदलते देखा नहीं। चंद पर सोचने के बाद उसी मजबूत लहजे में बोली थी, जिस शादी में तुम्हारे वालिदैन ही शामिल ना हो भला वो कब कामयाब रहेगी? शफक गोया खुद को आजमा रही थी। मेरे बगैर रह सकोगी? शामिर ने पहला पांसा फेंका। मोहब्बत के बगैर इंसान जिंदा रह सकता मगर इज्जत के बगैर नहीं। वो खिड़की के पार बेरंग मंजर देख रही थी। ऐसा ही बेरंग मंजर हमेशा की जिसकी जिंदगी में ठहरने वाला था। अगर मैं अपने मम्मी पापा को मनाने में कामयाब ना हुआ तो। इसने दूसरा पांसा फेंक कर सवाल नजरों से इसके चेहरे की तरफ देखा। वो लब काटते हुए बहुत अफसुदा लग रही थी। इसके अफसुदगी में बेबसी का आंसर भी नुमाया था। मुझे पता है कि वो नहीं मानेंगे, हरगिज भी नहीं, शामिर कह रहा था और शफक का दिल भी एक लम्हे को रुका। ना माने तो तुम भी मुझसे शादी नहीं करोगे? इनके नजदीक मेरी ख्वाहिश, मेरी पसंद की कोई अहमियत नहीं होगी। इनके लिए ये मामूली ही बात होगी। तुम्हारे लिए भी शायद ये मामूली वाकया हो मगर मेरे लिए नहीं। तुम मुझे ना मिले तो मैं नहीं जाऊंगा और ना ही किसी किस्म का जॉब लेने का कोई इरादा है मेरा। बस जिंदगी में एक फांस सी हमेशा रहेगी। तुम्हें खोने का दुख दिल के कोने में याद बनकर रहेगा। वो अपने फांसे फेंक रहा था यहाँ तक शफक के आंसू निकल आए। शादी हमारी आखिरी मुलाकात। तो शामिर ने इसके दिल को अपनी मुट्ठी में भींचा था। तुम इनसे बात तो करो, अगर वो मान गए तो ठीक है वरना मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बाबा से तुम एक दफा मिलो। आखिरी कार्ड से शामिर ये बाजी जीत चुका था। शफक ने खुद को आजमाया था मगर इससे आजमाइश में पूरी नहीं उतरी थी। इसने एक ही पल में सारे हथियार फेंक दिए थे और हथियार फेंकने वाले कभी कामयाब नहीं होते। अगले ही दिन वो घर गया था और उसने अपने पापा से बात भी की थी। वो जानता था कि पापा मानेंगे नहीं मगर वो फिर भी काफी देर तक इनसे बहस करता रहा था, झगड़ता रहा था। जहाँ ज़ेब जानते थे कि शामिर बेहद जज्बाती, इस उम्र में अमूमन लड़के जज्बाती होती है, इसलिए उन्होंने इसके मसले पर इतना गौर नहीं किया था। जबकि शीमा काफी परेशान थी। इन्हें शामिर के मिजाज का पता था। वो किस कदर जिद्दी, जज्बाती और जुनूनी है। जिस काम से इसे रोका जाए वो जिद में आकर वही करता है। रात को वो एक दफा फिर माँ से उलझ पड़ा था। अब शीमा को भी गुस्सा आ गया था। क्या है इस मामूली लड़की में जिसकी खातिर तुम अपने माँ बाप से झगड़ रहे हो? मामूली लड़की नहीं है, इसे नागौरी से कहा जाओ। फिर क्या है इसके पास? किस फैमिली से ताल्लुक है? इसका क्या करता है इसका बाप? कितनी जमीनें हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है? इसके पास ये सब नहीं है मगर इससे मामूली मत कहें। तुम पहले ही मंगनी कर चुके हो शामिर। तुम रिश्तों को
को क्या समझते हो? हजारों लोगों के सामने तुमने महा को एंगेजमेंट रिंग पहनाई है और महा कोई आम लड़की नहीं है, तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। तुम जानते हो कि जस्टिस शर्जील के हम पर बहुत एहसानात हैं। इस अंतर्शी से शीमा की बात काटी। शीमा का चेहरा यकलत सुर्ख हो गया था। बहुत हो गया, अब इस पागलपन को खत्म करो। तुम बच्चे नहीं हो और ना ही इतने कम फहम की हर बात तुम्हें समझानी पड़े। 10 मिनट में फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। आपने मेरा पागलपन देखा ही काबिल। शीमा के जाने के बाद इसने सती से सोचा। सुबह होते इसने जस्टिस शर्जील को फोन किया। वो नाश्ता करे थे। मुलाजिमा ने इसे होल्ड करने को कहा। कुछ देर बाद दूसरी तरफ शर्जील की आवाज सुनाई दी। शहजादा आलम को कैसे हमारी याद आ गई? अगर मैंने आपसे एक बात पूछनी है। वो बगैर सलाम दुआ के सलाह से बोला था। शर्जील ने कहकर लगाया, कहो मेरी जान, इजाजत लेने की क्या जरूरत है? अंकल आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये कैसा सवाल है? शर्जील चूक गए थे। मेरी बात का जवाब दें। वो सख्ती से बोला था, अगर कोई पैमाना होता तो पमाश कर लेते। शायद तुम्हारा बाप भी तुम्हें इतना ना चाहता हो जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ। उन्होंने संजीदगी से कहा, अंकल जो हमें बहुत अजीज है उनकी बात को अहमियत दी जाती है ना? वो जिद्दी लहजे में गोया हुआ हाँ। शर्जील मुख्तसर बोले, तो फिर एक बात तो साबित होगी कि बाबा को मुझसे मोहब्बत नहीं। अब मैं आपकी मोहब्बत को परखना चाहता हूँ। उसने स्पार लहजे में कहा, एक पहेली पूछते हैं। बाजार में एक चीज है, वो बहुत खूबसूरत है। आपका दिल चाहता है कि इसे खरीद लें। वर्ल्ड में पैसे भी हैं, कुछ इख्तियारात भी हैं। दिल मजबूर और बेबस है, तो फिर आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे या इसे या फिर खरीद लेंगे? इसके वजह में जाने क्या था जिसने शर्जील की छठी हिस्स को अलर्ट कर दिया था। ये तो चीज देखकर बताया जा सकता है कि अगर इसमें कोई ऐब ना हो और देखने वाली निगाह से पहली नजर में ओके कर दे तो फिर इसे खरीद लेना चाहिए। वो शाताना दिमाग और ज़रफ़ी सोच रखते थे। उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए थे, जायज नाजायज हर काम बड़ी सफाई से अंजाम दिया था। वो लोगों के रवैये और चेहरों को देखकर अंदर का हाल पढ़ लेते थे। इनका दावा था कि वो आदमी की सोच में घुस जाते हैं, दिमाग में झांक लेते हैं, मगर शामी के मुताबिक इनके अक्सर अंदाजे गलत ही होते थे। ओके अंकल, आपने मेरा मसला हल कर दिया है। वो कुछ और भी कहना चाहते थे मगर शामी ने फोन रख दिया था। अब वो अपनी पैकिंग कर रहा था। शावर लेकर इसने लिबास बदला और परफ्यूम स्प्रे किया। मुलाजिमा मम्मी का पैगाम लेकर आई थी। जब वो मम्मी के बेडरूम में आया तो वो सोफे में बैठ के सामने रखा मैगजीन एक तरफ रखते हुए वो दिलकशी से मुस्कुराई, बहुत हैंडसम लग रही हो, इसलिए तो शर्जील और उसकी बेटी तुम पर फिदा है। शीमा वो बस इसके शानदार सरापे को देखकर कहा, मम्मी बात ये है कि मुझे इन दोनों से ही नफरत होने लगी है। कम से कम पापा का जिक्र मेरे सामने ना करें। वो साहब ऐसे बोला था। शीमा की मुस्कुराहट किरची किरची हो गई थी। जितना मर्जी चिढ़ लो, शादी आखिर इसी से ही होनी है। एक बात तो तय है कि मुझे वहां से शादी किसी भी सूरत में नहीं करनी। इसके इतने बॉयफ्रेंड्स हो, वो मेरी बीवी कभी भी नहीं बन सकती। वो टेढ़े लहजे में गोया हुआ शीमा की मुस्कुराहट गायब होगी। माँ कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है, जैसे शर्जील की बेटी गिरी पड़ी हो भी नहीं सकती। शीमा ने बामुश्किल अपने लहजे की शिद्दत पर काबू पाया। शामी ने गुस्से से मम्मी की तरफ देखा। वो रिटायर्ड जज अब पापा के किसी काम का नहीं है। हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। शीमा ने एक दफा भी लहजे में शीनी भरी थी। जो भी हो, मेरा फैसला अटल है। पापा को भी बता दीजिएगा। वो शाने छड़कता उठ खड़ा हुआ। मुझे शफक जैसी लड़की का साथ चाहिए, इसका ज़ाहिर बातन साफ पाक है, जिसकी निगाह में हया है, जिसकी जिंदगी में पहले कोई मर्द नहीं रहा। वो मजबूर लहजे में कहता बाहर निकल गया, जहाँ ज़ेब ने बेहद हैरानी से इसकी पुष्ट को देखकर इसकी पेशानी पर सलवटें नमदार हो गई थी। इसने महा से मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया था। जब जहाँ ज़ेब को खबर हुई तो उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। शामिल हो जा चुका था। इनका मारे गुस्से इश्तियार और तहीन के साथ से बड़ा हाल था। वो बीवी और मुलाजिमा पर चीखते रहे। फिर शर्जील को फोन करके महा को वापस बुलाने का कहा। वो इन दोनों का निकाह कर देना चाहते थे। जब तक जहाँ ज़ेब लाहौर पहुंचते इन्हीं के इकलौते बेटे ने एक मामूली से क्वार्टर मास्टर की बेटी से निकाह कर लिया था। ये ऐसी शिकस्त थी जिसने इनके तन बदन में आग लगा दी थी। इनका निकाह शफक के छोटे से 2 कमरे वाले घर में हुआ था। इसके बाबा बशीर अहमद ने हजारों ख्वाहिशात के साथ अपनी बेटी अगलौती बेटी को रुखसत किया था। वो रुखसत करके बेहद परेशान था। इसकी बीवी अलबत्ता बहुत मुतमिन और सरशार थी। दामाद की शानदार पर्सनैलिटी और ऊंचे ओहदे ने इससे फख्र के जज्बात से मरगूब कर दिया था। आज से पूरे 7 दिन पहले जब शफक ने झिझक के अपनी माँ से चुपके से अपनी पसंद का इज़हार किया तो वो कई लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं सकी थी। ये तो क्या कह रही है शानी? खाला ने बेयकीनी से बेटी के चेहरे की तरफ देखा था। मुझसे शादी करना चाहता है वो, आपसे मिलने के लिए आएगा। वो पलकें झुकाए लड़ती आवाज़ में बोली थी। खाला बेटी के चेहरे पर फैले रंगों को देखने लगी। क्या काम करता है वो और क्या करता है इसका बाप? आपकी खालदा की आवाज नरम थी। शको ने धीरे धीरे इसे शामिल के मुताबिक बताया। खालदा के चेहरे का रंग बदलने लगा था। आंखों में चैना गौरी दूर होती चली गई। क्या इसके माँ बाप मान गए हैं? वो आएंगे यहाँ रिश्ते की बात करने? खालदा ने इश्तियाक से पूछा। नहीं, वो लोग नहीं मारे। इसके बावजूद शामिल मुझसे शादी करना चाहता है। तुम साफ इनकार कर दो। जब तक अपने वालिदैन को वो मना नहीं लेता ये शादी नहीं होगी। खालदा ने गुस्से से कहा था। शफक की आंखों में नमी तैरने लगी थी।
माँ शादी के बाद सब मान जाएंगे, इसके अलावा कोई और बात करो। खाला ने झाड़ू पकड़कर जहन में बिखरे पत्ते इकट्ठे करना शुरू कर दिए थे। शफक किताब उठाकर छत पर चली गई। खाला जानती थी कि वो छत पर पढ़ने के लिए नहीं, रोने के लिए गई है। वो सर झटक लापरवाही से अपने काम में मसरूफ रही थी और फिर एक दिन बिल्कुल अचानक शामिल इनके घर चला आया था। खाला से देखकर दंग ही रह गई थी। इतना हसीन मर्द इसने पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। इसे बेहतर अपनी बेटी के नसीब रक्ष आया। ये इतना भला जवान सबसे हटकर था। और फिर इसके ठाट बाट खालदा ने असखुद अपने शोर से बात करने की ठान ली। नेक वक्त तेरा दिमाग तो ठीक है। मशीने हैरत से बीवी के पुरजोश चेहरे की तरफ देखकर कहा, ये अमीर ज्यादा छोटे बड़े स्टेशनों पर खड़ी दो घड़ी के लिए रुकते हैं और फिर चल देते हैं। अरे ऐसे मुसाफिरों का क्या भरोसा। मुझे अपनी शफक को किसी बरज़ख में नहीं फेंकना। बशीर के दो टोक बात करने पर खालदा चिल्ला उठी थी, तुम अपनी जैसे ही किसी हवलदार के साथ मेरी शहजादी जैसी बेटी को बहने का ख्याल दिल से निकाल दो। मैंने तो इसे ऐसे ही ऊंचे घराने में बहने का ख्वाब देखा था, जो क्या पूरा हो रहा है। जो इसके नसीब में है हुआ वो इससे मिल जाएगा। और फिर अभी तो इसकी तालीम भी नामुकम्मल है और मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। जिद मत करो बशीर, समझदारी से काम लो। कितना अच्छा लड़का है शामिल, और फिर मेजर भी है। मेरी बेटी बेगम साहब बनकर रहेगी। खालदा की आंखों में नन्हे मुन्ने दिए जल उठे थे, जिनकी रोशनी ने बशीर के इरादों को भी डावाडोल कर दिया था। कुछ सोचने के बाद आसगी से बोला था, अपनी भाभी को क्या जवाब दोगी। उन्होंने बचपन में ही शफक को खुरम के लिए मांग लिया था। खुरम शफक से पूरे 4 साल छोटा है और अभी स्कूल में पढ़ रहा है। तुम भी बशीर न जाने के जमाने की बातें करते हो। खालदा ने बेहद नागवारी से बशीर को बोला था और फिर कलेजे में गोया हुई सोच लो खालदा, फिर गोया हुआ सोच लो खालदा, हमारा और इनका कोई जोड़ नहीं बनता। बशीर से हकीकत बता रहा था और वो इसकी कोई बात भी सुनना नहीं चाहती थी। तुम इससे साजे कमरे से कभी भी ना निकलना, खाला जलील लहजे में कह रही थी। शामिल के वालिदा रजामंद नहीं थे और यही बात बशीर की नींदें उड़ाने के लिए काफी थी। लेकिन बेटी के सरशार चेहरे की तरफ देखकर दिल कुछ पुरसुकून सा भी था। आज रात इसे बड़ी सुकून की नींद आई थी। वो नहीं जानता था कि बस आज की रात तक इसकी जिंदगी में सुकून लिखा गया है। शामिल ने किराए पर कोठी ली थी जिसमें वो शफक को लेकर गया था और जस्टर शर्जील के लिए इस दरमियाने दर्जे की कोठी का पता लगाना कौन सा मुश्किल काम था। वो दोनों एक हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर गए थे। जस्टर शर्जील फोन पर अपने दोस्त से मुखातिब थे, तुम इसे एक दफा पाकिस्तान आने दो, फिर देखता हूँ मैं इसके साथ क्या करता हूँ। जनरल जहां जेब दूसरी तरफ फंगा रहा था। शर्जील ने जहर का घूंट पड़ते हुए जहां जेब को ठंडा रखने की तलकीन की। शर्जील इस बगैरत ने मेरी अना का जनाजा निकाल दिया है। मैं इसका खून कर दूंगा। इसने अभी मेरी नरमी और प्यार देखा है। इसे ढील दे रखी थी जिसका इसने बहुत नाजायज फायदा उठाया है। इसने मेरी जिंदगी भर की कमाई खाक में मिला दी। एक दफा आने दो इसे, मैं क्या आशा करूंगा इसका। जहाँ जेब भूखे शेर की तरह गरा रहा था, ऐसे ही गुस्से इश्तियाल की लहर शर्जील के वजूद से भी उठ रही थी। जज्बाती मत बोलो, जहाँ जेब अपने बेटे का कैरियर तबाह करने के बारे में मत सोचो। हमें शामिल के रस्तों में रोए अटकाने की जरूरत नहीं। शर्जील नर्म आवाज में बोले, इसने मुझे जलील करके रख दिया है। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं तुमसे। जाने दो इस बात को, अब आगे का सोचो। जो होना था वो तो हो चुका। शामिल ने अपनी मर्जी कर लिया, अब हमारी बारी है। अगर तुम शामिल से उलझोगे झगड़ोगे तो वो तुमसे और दूर चला जाएगा। इसे फौरन अपने करीब करो। हम क्यों उसकी नजरों में बुरे बने, इसे क्यों ना इस लड़की की निगाहों से गिराते जो कि सारे फसाद की जड़ है। वो उस लड़की की खामोश शख्सियत से मुतासिर हुआ। इसके अंदर की बदसूरती वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हल्का सा कहकर लगाकर शर्जील एक पल को रुके। ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। गलती शामिल की है मगर सजा की हकदार वो औरत है जिसने शामिल को अपने जाल में फंसाया है। जरा गौर से सुना। शर्जील ने शाताना मुस्कुराहट के साथ अपना नया मंसूबा दोस्त तक पहुंचाया था। दूसरी तरफ जहाँ से भी खिले उठे, अब वो दोनों बड़े खुशगवार मूड में बातचीत कर रहे थे। तुम्हें पाकर मेरी वजूद की तकमील हुई है शफक। मैं जो सिर्फ एक एडवेंचर के तहत तुम तक आया था, वो गलती करते करते तुम्हें दिल में ही बसा लिया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम यूं मेरे दिल और दिमाग पर तारी हो जाओगे कि तुम्हारे बगैर एक पल काटना भी नहायत मुश्किल होगा। वो खोए खोए लहजे में बोल रहा था। शफक आंगन सरशार हो गया। वो शामी के साथ रेलिंग के पास खड़ी इसकी बाहों के ताकों में दूर तक पहले कुछ रंग पुलों और ऊंचे ऊंचे दरख्तों को देखने लगी। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, वो ख्वाबनाक लहजे में बोली थी। जिंदगी नहीं तुम खूबसूरत हो। शामी ने इसके गिरद बाजू फैलाकर नरमी से कहा, आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें करना भी आती हैं। मैं तो समझ रही थी कि सिर्फ लड़ना झगड़ना ही आता है। शफक ने शार से कहा। शामी ने गर्दन मोड़ उसके चेहरे की तरफ देखा और तंकर पूछा, मैंने कब तुम्हारे लड़ाई की है बताओ। एक तो ये जो वेटर बेचारा बदकिस्मती से पाकिस्तानी इसकी शामत आती रहती है। दूसरे होटल का मैनेजर जिसके साथ कई मरतबा झगड़ चुके हैं, अब वो भी क्या सोचते होंगे कि कब ये लोग यहाँ से दफा होंगे। हाँ याद आए तुम्हें बताना, याद ही नहीं रहा। आज 12 बजे की फ्लाइट है हमारी। शामी ने ग्लास विंडो एक झटके से बंद करके पर्दे बराबर कर दिए थे। शफक का ख्वाब भी एक
छन की आवाज के साथ टूटा था। वो बेख्याली में शामिर को करने लगी, क्या हम कुछ और दिन नहीं यहाँ ठहर सकते? मोहतरमा, मेरी सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी थी, वो भी कर्नल हशमत की मेहरबानी से मिली थी। आज जाना बहुत जरूरी है। वो बेड पर बैठकर सॉक्स पहनने लगा, फिर जॉगर्स पहनकर खड़ा हो गया। तुम पैकिंग कर लो, फिर थोड़ी इसकी शॉपिंग कर आएंगे, वरना अशर और शहरोज ने तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ना। वो बाल बनाकर बोलता बाहर निकल गया था। शफक बेदिली से उठकर सूटकेस निकालने लगी। शफक ने अपनी और शामिल की मुख्तसर पैकिंग कर ली थी। शावर लेकर और बाल सुलझाकर वो कुछ सुधा सी बेड पर बैठी थी। जब शामिल अंदर आगे से गुमसुम बैठा देखा वो ठटकी, क्या बात है शानी? इसके करीब बैठते वो नरम लहजे में बोला। शफक ने पूर्णम आंखों से इसके वजीहा चेहरे की तरफ देखा। ईश्वर से किस कदर अजीज हो गया था इसे कि खोने का ख्याल ही जान निकालने लगता था और पाकिस्तान वापस जाने का सोचकर इसकी रूह तक काम जाती थी। कुछ नहीं, वो भलाई आवाजें बोली, फिर रो क्यों रही हो? शामी ने इसके गाल पर फिसलता आंसू पूछा, कब रो रही है? उसने हथेलियों की पुष्ट से आंखें रगड़ी, पैकिंग कर ली है? शामी ने इससे पूछा। सर ला दिया। इस पर वेटर कॉफी लेकर आया था। कॉफी पीकर वो दोनों शॉपिंग के करने चले गए थे। वापस आकर खाना खाने के बाद शामिर तो 1-1.5 घंटे के लिए सो गया था, जबकि शफक की एक पल के लिए भी आंख नहीं लगी थी। जो बातें शादी से पहले सोचने वाली थी वो अब मुख्तलिफ शक्ल में ज़हन के दरीचों पर दस्तक देकर इसे डिस्टर्ब कर रही थी। दिल में चंद खदशात भी सर उठा रहे थे। जब जहाज लदने की हसीन से जमीन को अलविदा कहा तो साथ ही शफक का सुकून भी कहीं नहीं फिजा में बिखर कर रह गया था। लाहौर एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकलकर जो ही शामी ने टैक्सी की तलाश में निगाहें डाली, सामने से आते अपने ड्राइवर यावर को देखकर ठटक कर रुक गया था। यावर इनके करीब आकर जोरदार आवाज में सलाम चढ़ा था। छोटे साहब आए मेरे साथ। बड़े साहब को ने हुक्म दिया है कि मैं आपको लेकर सीधा पिंडी आऊं। यावर नहाई अदब से बोला। बड़े साहब ने शामिर तजुब से कहा। शफक के चेहरे पर परेशानी के आसान नमूदार होना शुरू हो गए थे। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आप और छोटी बीबी दोनों घर आए और आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। शामिर बेहद हैरान था। वो अपने पापा के मिजाज को जानता था। इनसे इतनी नरमी की तवक्को से हरगिज नहीं थी। फिर भी वो शफक के मना करने के बावजूद गाड़ी में सामान रखने लगा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। शामिर ने हमेशा की तरह लापरवाही से सर झटका। शफक बेहद खौफजदा थी। वो शामिर के साथ जाना नहीं चाहती थी। शामिर, आप मुझे अम्मा की तरफ छोड़ दे। शफक का हंसती से मन मिलाई। शामिर ने सख्त नजरों से गोरा बैठो। इसे शफक का हाथ पकड़कर गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं अम्मा से मिलना चाहती हूँ। वो एक दफा फिर मनमनाई थी। शामी ने इसे गाड़ी में धकेल कर दरवाजा बंद किया और खुद दूसरी तरफ आकर बैठ गया। जो पिंडी की हदूद शुरू हो रही थी। शफक का सांस हलक में अटकने लगा था और फिर जब गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने रुकी तो वो दिल को मजबूत करके शामिल के हम कदम होगी। पहला झटका से तब लगा था जब वो अपनी सांसें मिली थी और फिर जहां जेब से मुलाकात के बाद इसके सारे खदशात पानी के बुलबुले की तरह एक एक करके बैठते चले कि इनका इस्तकबाल इतना अच्छा था कि शामिल भी हैरान है कि इसकी उम्मीदों के बरखिलाफ इसके बाप ने शफक को बाहिसे बहू के ना सिर्फ कबूल किया बल्कि शामिल के इस गुनाह को भी कमाल इखलाक और ज़र्फ के साथ माफ कर दिया। वो सिर्फ 2 दिन ही रहे थे। तीसरे दिन शफक भी शामिल के हमारा लाहौर आ गई थी। रात को अपनी माँ से मिलने चली गई। उसकी माँ से शाश बशाश और शाह देखकर फख्र से बुलंद हो गई थी। वो कितनी देरी से उसे कुरेद कर शामिल के वालिदैन के रवैयों के मुताबिक पूछती रही। इस दिन शफक की जिंदगी के बेहतरीन ये 3 शफक की जिंदगी के बेहतरीन दिन थे। वो किस कदर खुश और मुतमिन थी। शामिल ऑफिस के बाद सारा वक्त इसे ही देता था। इसने अपनी पहले वाली सारी सरगर्मियां तर्क कर दी थी। अगर कभी मलिहा और फराज में से किसी का फोन आता तो वो बगैर सुने ही फोन डिस्कनेक्ट कर देता था। वो पहले से बहुत हद तक बदल गया था। इसकी शख्सियत की तब्दीली ने इसके दोस्तों को भी चौंका दिया था। शामिर फोन पर गुफ्तगू में मसरूफ था। दूसरी तरफ शामिर की मम्मी थी जो कि शफक से बात करना चाहती थी। शामिर ने शफक से करीब बुलाया और रिसीवर से थमा दिया। वो कुछ हैरान सी इनसे बातें करने लगी थी। फोन बंद करके वो शामिर के करीब पर बैठ गई। मम्मी तुम्हें अपने पास बुला रही हैं, शामिर ने टीवी ऑन करते हुए कहा, मगर वो कुछ कहते कहते हिचकिचाकर खामोश होगी। शामिर ने इसकी उलझन महसूस कर ली थी। क्या मसला है? तो मैं जाना नहीं चाहती, शामिर ने इससे पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप बता दें कि मैं जाऊं, आप बता दें कि मैं आ जाऊंगी। शामिर को नाराज नहीं कर सकती। इसकी कदरे बशाशत से बोली, मुश्किल तो है मगर क्या करें, मजबूरी है। शामिर मुस्कुरा दिया था। इस वक्त वो भी चली आई। छोटे साहब दूध ना वो सर झुकाए पूछी थी। मैं दे दूंगी इन्हें दूध, तुम जा। शफर ने नागौरी से इसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा था। मम्मी ने इनके लाहौर आने के तीसरे दिन ही गोगी को भेज दिया था। अगरचा गोगी के आने से शफर को बहुत आसानी हो गई थी मगर इसकी वक्त दखलंदाजी से सख्त नापसंदी गोगी को भेजकर वो किचन में चली आई थी। और इस वो ड्राइवर की हमरा पिंडी चली गई थी। वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए आई थी मगर इसे पूरा हफ्ता रहना पड़ा। पहले मम्मी की तबीयत कुछ खराब हो गई थी और फिर इसे बुखार ने घेर लिया। रात को शामिर का फोन आया तो वो रो पड़ी थी। मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, आप कब आएंगे? इसने वीकेंड पर आने के लिए कहा था मगर वो आ नहीं सका था, इसलिए शफक झिंगला रही थी। घूम फिरो, एंजॉय करो, दिल तो लग ही जाएगा। तुमने कौन
सारी जिंदगी वहाँ रहना है। जब मम्मी कहेंगी आ जाना, वो लापरवाही से कह रहा था मेरे बगैर आप बहुत खुश लग रही हैं, शफक ने खोखी से कहा था। शामी ने कहका लगाया, नहीं तुम्हारी जुदाई में दिन रात आहे बढ़ता हूँ, झूठ बोलते हैं आप, मैं नहीं मानती। शफक को कतई यकीन नहीं आया था। गोगी से पूछ लेना। शफक हैरान हुई, क्या कि मैं तुम्हें याद करता हूँ कि नहीं? वो से तंग कर रहा था। शफक ने चढ़कर फोन रख दिया। बेल एक दफा फिर बजने लगी। शफक के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। बहुत देर तक शामी से बातें करने के बाद वो कुछ हल्की फुल्की हो गई थी। रात को इससे बड़ी गहरी नींद आई थी, इसलिए आंख भी देर से खुली। वो शावर लेकर नीचे आई तो मम्मी कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी। उन्होंने इसे भी अपने साथ चलने के लिए कहा। वो एप्पल जूस पीकर मम्मी के हमरा इनके किसी अजीजा से मिलने के लिए चली गई थी। चाय पीने के बाद इसने मम्मी से उठने के लिए कहा, मगर इनकी सहेली ने कोई किस्सा छेड़ते फिर आंटी नारायणी ने खाने के लिए रोक लिया था। शफक की तबीयत कुछ खराब हो रही थी, जीभ बहुत मतला रहा था। उठकर वॉशरूम में चली गई। मम्मी इनकी रंगत देख कर फिक्रमंद हो गई थी। वो इन्हें तसल्ली देकर इनके करीब करके सोफे पर बैठ गई थी। जब खाना खाकर वो दोनों वहां से रुखसत हुई तो उन्होंने नायती प्यार से शफक से पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाती हूँ। पहले भी इतने दिन तुम्हें बुखार रहा है। इनकी निगाहें से खोज रही थी। इनकी नजरों ने इससे भी बेचैन सा कर दिया था। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए नॉर्मल है जब बोली, मैं ठीक हूँ, बस जरा सा चक्कर आ गया था, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। शीमा हंकारा सा भरकर खामोश हो गई थी। जब एक प्राइवेट क्लिनिक के सामने गाड़ी रुकी तो शफक का हमारे कोफत झंझलाहट का बुरा हाल हो गया था। मुफ्त टेस्ट और चेकअप के बाद मम्मी ने इसे गाड़ी में बैठने को कहा। खुद वो किसी जाने वाली खातून से गुफ्तगू में मसरूफ हो गई थी। शफक के जाने के बाद वो एक दफा फिर डॉक्टर मारिया के रूम में घुस गई थी। तो पता मेरे बात है, इनकी वापसी हुई थी। इनके चेहरे पर ऐसा तासुर जरूर था कि जिसने शफक को ठटका दिया था, ताहम वो कुछ बोली नहीं थी। घर आकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि शीमा अपने बेडरूम की तरफ रुकी है। जब तक जहाँ जेब घर नहीं आ गए थे, वो जख्मी नागन की तरह कमरे के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चकराती रही। जहाँ जेब की आने के साथ ही गोया फट पड़ी। तुम्हारे बदतरीन खदशात की तस्दीक हो गई है। गोगी मुलाजमा ने ठीक रिपोर्ट दी थी। शीमा का नफ्स बेहद तेज चल रहा था। जहाँ जेब के माथे पर भी सरोटे नमदार हो गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं। वो मुठिया बीचते हुए तनफुर से बोले, इस खबीस को गलतियां करने की आदत पड़ गई। इनकी आंखों से शोले लपकने लगे थे। ब्रीफ से पटक कर उन्होंने बेगम से कहा, इसे वापस भिजवाओ, कर सुबह ही मैं शर्जील को फोन करता हूँ। जहाँ जेब को सोलते हुए टेलीफोन स्टैंड की तरफ बढ़ गए, जबकि शीमा कमरे से बाहर निकल गई थी। और इस सुबह काफी हैरान थी। शफक को अंदाजा नहीं था कितनी जल्दी इस खपत से राहत मिल जाएगी। वो बहुत खुशी खुशी लाहौर रवाना हुई थी। घर आकर इसने बहुत सुकून महसूस किया था। शामी चूंकि ऑफिस में था, लिहाजा गोगी को बताकर अम्मा की तरफ आ गई। इसकी ममानी भी आई हुई थी, इसलिए वह सारा दिन इधर ही रही। शाम को ड्राइवर इसे लेने के लिए आ गया था। अगले बहुत से दिन बहुत खुशगवार गुजरे थे और वो दुआ करती थी कि इसकी बाकी जिंदगी भी इसी तरह गुजरे। शामिल के तेज बोलने पर वह घबरा कर उठी थी। इसने बेहद हैरानी से शामिल को तैयार होकर देखा था। कहाँ जा रही हैं आप? मैं पिंडी जा रहा हूँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल में है। इसने बाल बनाकर बस टेबल पर पड़का और फिर वॉलेट उठाकर पॉकेट में ठूंसा। वो भी बेड से उठ गई। कब आएंगे? अभी तो जा रहा हूँ, अगर मम्मी की तबीयत बेहतर हुई तो कल आ जाऊंगा, वरना 2-3 दिन तक मैं इधर ही हूँ। तुम अगर यहाँ रहना चाहो तो ठीक है, वरना अपनी अम्मी की तरफ चले जाना। नहीं, इधर ही रहूंगी मैं। गोगी जो है मेरे पास, इसने बाल समेटते हुए से कहा। शामिल पलट के इसके करीब आया और फिर इसकी पेशानी पर मोहब्बत की मुहर सख्त करते तेजी से बाहर निकलता चला गया। वो भी पहुंच था किसे खुदाफिज कहने के लिए आई थी। शामी के जाने के बाद इसका बाकी दिन काफी मसरूफ हो जाता है। इसने गोगी के साथ मिलकर पूरे घर की नए सिरे से तरतीब बदली, पर्दे वगैरह धुलवाए। काम के दौरान भी इसका ज़हन पिंडी में मम्मी की तरफ अटका हुआ था। गोगी खाना लगाकर से पूछने के लिए तो उसने इनकार कर दी थी। एकदम ही हर चीज से चाट हो गया था। वो बेदिली से टीवी देखती रही। कुछ देर बाद गोगी इसके लिए दूध ले आई थी। शफक ने गिलास टेबल पर रख दिया था। कुछ देर बाद गोगी जमाई लेने लगी तो शफक भी टीवी ऑफ करके उठ गई थी। उसने गोगी को अपने बेडरूम में सोने के लिए कहा था। गोगी ने खामोशी से अपना बिस्तर इसके कमरे में लगा लिया। वो भी बेड पर दराज होकर सोने की कोशिश करने लगी थी। रात का न जाने कौन सा प्यार था जब इसकी आंख खुल गई थी। इसकी नींद टूटने की वजह वो हल्का शोर था। कुछ कान लगाकर शफक ने इस हल्के शोर को सुनने की कोशिश की और फिर गोगी को आवाज देकर जगा दिया। एक खौफ की तेज लहर थी जो सारे वजूद में साथ कर गई थी। कॉरिडोर से बूटों की धमक सुनाई दे रही थी। इसने खौफजदा होकर गोगी का हाथ पकड़ लिया। गोगी, मेरा ख्याल है कि घर में चोर घुस आया है। गोगी, मेरा ख्याल है कि घर में चोर घुस आए हैं, वो लज्जा आवाज में बोली। गोगी ने इसके खौफ से पीले पड़ते चेहरे की तरफ देखा। नहीं बीबी, आपका वहम है। गोगी क्लीन के डिजाइन को घूर रही थी। शफक इसके इत्मीनान पर कदर हैरान हुई। तुम्हें आवाज नहीं आ रही? मुझे तो लगता है बाहर कोई है। शफक कुटी कुटी आवाजें बोली। सी पर दरवाजे का हैंडल घुमा था, जबकि शफक के हल्क से निकलने वाली चीख बेसाख्ता थी। शफक ने गोगी का बाजू मजबूती से पकड़ कर लड़की आवाज में कहा। गोगी गैर महसूस तरीके से शफक से कदरे हटकर बैठ गई। वो दो मर्द थे और इनके साथ एक औरत भी थी। इंतहाई खूबसूरत औरत इस औरत को अपनी तरफ देखता भरता देखकर शफक मजीद गोगी के करीब हो गई थी। कौन हो तुम लोग?
हम अभी बता देते हैं आखिरी जल्दी क्या है। इस मोटे और बड़े शख्स ने बेढंगा कहकर लगाया था, अरे यही शफक के। दूसरे ने मूंछों को ताव देकर कहा, शफक की आंखें वैसे से फट रही थी। देखो तुम लोगों को जो चाहिए मैं तुम्हें देती हूँ। इस दराज में लॉकर की है, इसमें मेरे जेवर हैं और साथ ही कुछ नकदी भी। प्लीज तुम लोग मुझे कुछ मत कहो। इस औरत ने शफक को बालों से पकड़कर घसीटा और शफक को आगे बढ़कर 2-3 थप्पड़ मारे थे। वो डर से बेबला उठी। वो दोनों आदमी बहुत खामोशी से सोफे पर बैठे हुए थे। इनमें से एक इर्द-गिर्द का जायजा ले रहा था। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचना था ना शहजादी, ऊंचे लोगों से यारियां लगाने का अंजाम ऐसा ही होता है। इस औरत ने बाजारी अंदाज में कहकर लगाया था, खुदा के लिए मुझे कुछ मत कहो गोगी, प्लीज गोगी मुझे बचा लो। अब वो औरत हंटर लहरा रही थी। वो तड़प कर गोगी की तरफ बढ़ी। एक लफ्ज भी जुबान से मत निकालना वरना बहुत बड़ा शुरू करूंगी। वो करंत लहजे में बोली। इनमें से एक आदमी सोफे पर से उठा, तुम्हें भी बारी लेने दे रानी, या खुद ही गश्ती बस्ती रहोगी। इसने शफक की तरफ गंदी निगाहों से देखा। रानी अपने बाल छुड़ाकर हाथ में पकड़ हंटर पूरी शिद्दत के साथ इस खौफनाक जिसामत वाले मर्द की तरफ मारा था। वो बेबला कर पीछे हटा। रानी मालिक ने कहा था कि बदनीयत हरामखोर शक्ल देखी अपनी थूकने को भी दिल नहीं करता। वो गराई थी। अब वो तीनों सोफे पर बैठ गए थे जबकि गोगी ने हंटर उठाकर शफक की कमर पर बरसाना शुरू कर दिया था। वो दर्द और कब्ज और शदीद दुख इश्तियाल से एक मुलाजमा के हाथों पीट रही थी। चीखती रही, छोड़ो मुझे, अल्लाह का वास्ता है, ना मारो। उसके लबों पर एक ही इल्तिजा थी। जब वो रो कर और चीख कर बेहोश होगी तो गोगी ने हंटर फेंक कर धुआंधार रोना शुरू कर दिया था। रानी बाहर निकलने से पहले एक दफा फिर बेहोश पड़ी शफक के पास आई। तेरी सूरत पर तरस आ गया मुझे, वरना जिसने हमें भेजा है ना, इसने कहा था कि तेरी बोटियां कर दूं, तुझे जिल्लतों के घड़े में उतार दूं, तुझे पमाल कर दूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुझे पमाल नहीं होने दिया। वो आशा से बड़बड़ाई थी और फिर गोगी को ठोकर मारते हुए बाहर निकल गई। हम एक ही थैली के चट्टे बटे हैं, दौलत के भूखे पैसे के पुजारी। गोगी ने अपनी टांग चलाते हुए इसे कहते सुना और फिर इसने शफक उठाकर बिस्तर पर डाला। इसके बालों से खून रचा था जबकि दोनों गाल सूजे हुए थे। इसे एकदम ही इसे हसीन औरत पर तरस आया। गोगी ने मुर्दा से सफाइयां पेश करती शफक को देखकर सर झुकाए। झूठ पर झूठ बोल रही थी। इसका दिल कतरा कतरा बिगड़ रहा था और फटी फटी निगाहों से देखती शफक बेहोश होकर फर्श पर आ गिरी थी। इसे खाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा था, हत्ता कि इसका महबूब शोहर भी नहीं। गोगी को इससे पहले खुद से नफरत महसूस हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि कोई ऐसा इसम हो जिसे पढ़कर वो इन दरिंदों के दरमियान से गायब हो जाती। तुम सच कह रही हो गोगी, जुमले जहाँ से बनाया था मकारी से इसकी तरफ देखकर बोला था। वो किसी स्क्रिप्ट के मुताबिक रटाई जुमले दोहरा रही थी। जी साहब बिल्कुल सच ही। डाकू ने बीबी को बहुत अजियत दी है, बहुत बुरा किया है। इनके साथ मुझे बांध रखा था उन्होंने और बीबी वो किताब में रुक गई थी। बस करो, खामोश हो जाओ। शाम के खाने पर जहाँ जेब के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने झलक दिखाई थी। गोगी ने आंख उठाकर फिरौन की निगाह में छुपी फातिह को पढ़ा और दिल में मोटी सी गाली थी। अब वो शामिल की तरफ देख रही थी। इसकी आंखों से गोया लोह टपक रहा था, दिल से गर्म धुआं निकल रहा था। वो तेजी से इनके दरमियान से निकलता चला गया। शाहजेब और शर्जी एक दूसरे की तरफ देखते फातिहाना मुस्कुरा उठे जबकि गोगी लहसती कामती शफक को उठाने लगी। फिर इनके हुक्म के मुताबिक वो शफक को गाड़ी में डालकर इसके माँ बाप के घर छोड़ आई थी। गोगी का बाप ड्राइवर था और वो सारे रास्ते रोता रहा था। इसकी निगाहों के सामने अपने बेटे का चेहरा आ रहा था। अस्पताल के जनरल वार्ड में बिस्तर पर लेटा इसकी 9 बेटियों के बाद पैदा होने वाला 10 साल कमजोर बेटा, जिसका इलाज ये फिरौन करवा रहे थे और जिन्होंने सुर्ख नीले नोटों से इनके हलक भर दिए थे। और इसकी बीवी अपनी बेटियों को ब्याहने के लिए इतनी बड़ी रकम पाकर किस कदर मसरूर थी और अब वो एक घर बना सकती थी, न लाशों को बेहद कीमती जहेज दे सकती थी। इसने आंख खोली तो अस्पताल के कमरे में खुद को पाया। इसकी बूढ़ी माँ तेजी से इसकी तरफ बढ़ी थी। अब वो देखते अपनी बेटी के हाथ चूम रही थी। फिर इसने अपने बाप को अपनी तरफ आते देखा था। फिर इसने अपने बाप को रोते देखा। किस बात का गम करती, अपने दिल के उजड़ने का या अपने घर के उजड़ने का। वो किस बात पर आंसू बहाती, शोहर की बेवफाई पर कि जिसने वफा के एतबार के सारे भरम तोड़ दिए थे, या फिर इन इंसानों के जुल्म पर जो इंसान की शक्ल में हैवान थे और शैतान थे। इसकी माँ से चुप करवा रही थी, सबर की तलकीन कर रही थी। क्या सबर? शफक ने आंसू भरी आंखों से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा था। मुझे सबर करना नहीं आता माँ, मैं कैसे सबर करूं? भला तुमने मुझे सबर करना सिखाया है। वो अपने बाल नोचते हुए चीखी थी। इसके बाप ने बेख्तियारी से अपने सीने से लगा लिया था। मैं ख्वाबों का इतना हसीन पहाड़ देखा और इस पर चढ़ना चाहा। माँ तू मुझे रोक देती, इसकी बुलंदी बहुत ज्यादा है, तू गिर जाएगी, बिखर जाएगी, मर जाएगी। माँ तू मुझे मना करती, झगड़ती, मारती और इस पहाड़ पर चढ़ने न देती। देख तो तेरी शफक को कितने जख्म आए हैं, कितना दर्द हो रहा है। वो गम से नडा लहजे में चीख रही थी। इसके पहले एक नर्स और उसके साथ एक डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए। इसने अंदर का मंजर देखकर इन दोनों की जबरदस्त किस्म की झाड़ पिलाई।
क्या कर रहे हैं आप लोग जानते नहीं कितने बड़े शौक से गुजरी है और कैसी कंडीशन है इसकी। ये तो शुक्र है इस कदर ज़हनी अज़ियत के बावजूद इसका मिसकैरेज नहीं हो गया और आप लोग तो हद कर रही है। डॉक्टर गुस्से से बोल रही तो फिर नर्स ने इसे पुरसुकून रहने का इंजेक्शन दे दिया था। कुछ पल बाद वो रोने लगी कि इसकी माँ बाप ने देखकर खुदा का शुक्र अदा किया था। अम्मा मैं शामी से मिलना चाहती हूँ, मैं इससे बताऊंगी कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अम्मा वो मुझसे बदगुमान हो रहा है, वो सिर्फ झूठी औरत पर यकीन कर रहा है। वो समझता है कि डाकू ने मेरे साथ अपनी माँ की गोद में सर रखे। वो टूटे लहजे में कहती बेअख्तियार होती थी। खाला ने इसके बालों में मोहब्बत से उंगलियां फेरते हुए इसके सर को चूमा। हाँ बेटी तुम इससे मिलो, इस आराम से तमाम हालात बताओ, यकीनन समझ जाएगा। हाँ मोहब्बत के रंग इतने कच्चे होते हैं कि एक ही बारिश से बद रंग हो जाते हैं। वो लब बीजते हुए आस्ते से बोली तुमने शामिल को फोन किया है? दोनों नंबर बंद से रब्ता नहीं हो पा रहा। अम्मा हम अभी शामिल से मिलने चलते हैं। वो बेकरारी से उठ खड़ी हुई थी। खाला ने गहरी सांस खींच कर चादर उठा ली। शफा का 7 से आया 7वां दिन था और मुसलसल शामिल के नंबर पर ट्राई कर रही थी मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वो दोनों रक्शे के जरिए शादमान आई थी मगर कोठी के गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। फिर इसने ऑफिस जाने के मुताबिक सोचा। इसकी माँ के चेहरे पर तशक्कुर के साए फैले हुए थे जबकि शफा को पूरा उम्मीद थी। रिसेप्शन पर इसने अपना ताल्लुक करवाया और शामिल के मुताबिक पूछा। सामने खड़े लड़के ने जो खबर इसे की इस मातों में उड़ेली थी। इसे सुनकर एक लम्हे के लिए वो चिकरा कर रह गई थी। शामिल की पोस्टिंग हो चुकी है। वो जेल बड़बड़ाई। इसकी माँ ने इसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया था। वो थके थके कदमों से चलती हुई घर चली आई थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी पोस्टिंग क्यों कर हुई, इसके पीछे कौन सा मजबूत हाथ है, उसके साथ जो कुछ हुआ वो किसने करवाई है। कड़ियों से कड़ियां मिलती गई। बहुत से पर्दे आंखों के सामने से हटते चले कि वो किसी आले और मुसाफिर की तरह बिल्कुल ठहर गई थी। फिर क्या सोचा है तुमने? वो अभी ऑफिस से आया था। बाप का पैगाम मिलते ही स्टडी रूम में चला गया था जहाँ जेब इसके इंतजार में बैठे थे। इसे आता देखकर उन्होंने किताब साइड टेबल पर रख दी। किस बारे में? अपनी जिंदगी के बारे में। अपनी जिंदगी के बारे में। जहाँ जेब ने कॉफी पीते हुए इसके चेहरे का बहुत जायजा लिया। जिंदगी वो तलखी से बोला अगर तुम अपनी इस हमाकत की वजह से उदास पे रहे हो तो मैं इसे ले आता हूँ। जहाँ जेब ने कॉफी के मग को उंगली फेरते हुए बहुत इत्मीनान से कहा था। ऐसा इत्मीनान जो दूसरों को बेइत्मीनान कर दे। शामिल के तासर बदल गए थे। आंखों में सख्ती उतर आई। ताहम वो बोला कुछ नहीं था। जहाँ जेब इसी सुकून के साथ कॉफी के सिप लेते रहे। तुम्हारी महबूबाना हालत देखकर तो दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें असल हकीकत बताओ मगर बताना जरूरी भी बशर्ते तुम हौसला रखो। उन्होंने खाली मगर मेज पर रखकर चेयर घुमाई। शामिल बेयकीनी से बालों में उंगलियां फेर रहा था। बाकी कहने पर इसने झूम कर देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो डाकू जो तुम्हारे घर घुसे थे वो यूं ही आउटिंग की गर्ज से आए थे? मेरा मतलब है कि अगर उन्होंने डाका ही डालना होता तो वो जानबूझकर बात दूरी छोड़ गए थे। जेवर पैसा भी लेकर जाते और उन्होंने बहरहाल। शामिल की आंखों में दुखी लहरें टकरा रही थी। जहाँ जेब धीरे से मुस्कुराए। मेरे नदान बेटे वो बीच जात तुम्हारी आंखों में धूल झोंकती रही। इन मिडिल क्लास औरतों को ढकसोली करने की आदत होती है। पहले खुद को चादरों में लपेटकर पेश करती हैं फिर असल ढंग दिखाने लगती हैं। वो डाकू दरअसल डाकू नहीं थे। तुम्हारी बीवी के पुराने आशिक थे जो कि तुम्हारी गर्म जिंदगी में तजदीद मोहब्बत करने आए थे। एक जलील घटिया लड़की। पापा मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, खामोश हो जाए प्लीज। वो अजीब से बोला था। जहाँ जेब की आंखों में नागवारी उतर आई। ये टॉपिक इस वक्त क्लोज होगा जब तुम हमेशा के लिए इस वर्ड को फाड़ कर अपनी जिंदगी से निकाल लोगे। ये पेपर्स पड़े हैं, इन पर साइन कर दो। अगर वो लड़की तुम्हारे काबिल होती तो मैं खुद जाके से ले आता। जहाँ जेब ने चंद कागजात इसके सामने रखे थे। शामिल बेख्याली मैंने देखता रहा। ये सब क्या है? यहाँ साइन करो। जहाँ जेब ने कलम इसे थमाया। अम्मा अगर वो मिलमिलाया कोई अगर मगर नहीं, बहुत देर होगी बकबक। शामिल तुम्हारी जिद को मान लिया था। अब यही बहुत था। वो लड़की अगर किसी अच्छे खानदान की होती तो इस पर कनात करती मगर ऐसी औरतें। जहाँ जेब ने 2-4 मोटी मोटी गालियां देकर अपने गुस्से को कुछ कम किया। शामिल इसको जज्बाती तौर पर का शिकार था। रात भर जगरने की वजह से पहले ही आंखें और सर दर्द से फट रहा था। सोचने समझने की रातें मफलूज हो गई थी। ऊपर से पापा के मुताबिक ने रही सी कसर पूरी कर दी थी। इसने कलम उठाकर कागजों पर घसीटा और फिर उठकर तेजी से बाहर निकलता चला गया। जहाँ जेब के रबों पर पुरसकों से मुस्कुराहट फैल गई थी। रात बड़ी तेज आंधी आई थी। रात भर बादल बरसते रहे। बड़ी तेज सुबह बड़ी उजाड़ और वीरान थी। हर तरफ जड़ पत्ते, दरख्तों की टूटी शाखें, गुलाबी फूल बिखरे पड़े थे। सुबह डाकिया आया था और वो मौत का परवाना इसके हाथ में थमा गया था। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई थी। इस रात क्वार्टर मास्टर बशीर अहमद के घर सफेद माथा बेची थी और वो तीनों ही एक दूसरे से छुपकर रोते रहे थे। एक वो रात थी जब वो सारे खुदा बने इस पर उंगली उठा रहे थे, इसे रसवा कर रहे थे। मेरा और इन डाकुओं का बड़ा गहरा ताल्लुक लगता है जी। एक औरत दूसरी औरत पर गंदगी उछाल रही थी, गलाजत फेंक रही थी। शफा का दिल चाह रहा था कि इसे झूठी का मुंह नोच ले और चीख कर कहे कि यह औरत बकवास करी मगर वो कुछ भी ना कह पाई थी। वो तो सिर्फ शामिल को देख रही थी। ये आंखें, ये चेहरा
शामिल का तो नहीं था, ये तो कोई और खड़ा था। नफरत और हकारत भरी निगाहों से इसकी तरफ देखता हुआ उसका शोहर ने एक अजनबी फर्द है, इस गलाजत की पोटली को यहाँ से ले जाओ। एक दूसरा फोन अगर आया था, वो अंधी गहरी खाई में गिरती चली गई थी और फिर बिल्कुल वैसे ही एक और आदत इसकी जिंदगी में थी। इसकी कमर में दर्द था, बेतहाशा दर्द। इसे महसूस हो रहा था कि चंद मिनट मजीद खड़ी रही तो जरूर गिर जाएगी, मगर वो दर्द से बेहाल खड़ी रही। मुलाजिम इसे और करने का कहकर चला गया था और चंद पल मजीद गुजरने के बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। ये आवाज शामिल की नहीं थी। वो हलक में अटकती आंसू को मुश्किल बहाल करते हुए बोल रही थी, खुदा गवाह है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी सच्चाई की गवाही सिर्फ वही दे सकता है। तुम इंसानों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तुम लोग तो पैसे के बलबूते पर जिंदगियां खरीद लेते हो। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मेरा वजूद पाक है, मेरा बच्चा किसी का गुनाह नहीं। शामिल की जायज औलाद है। ये वक्त हर औरत पर भारी होता है। मैं इस वक्त को गवाह बनाकर कह रही हूँ कि तुम भी जानते हो कि सच्चाई क्या है। मैं तुमसे भीख नहीं मांगूंगी, सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि एक दफा सिर्फ एक मर्तबा शामिल से मेरी बात करवा दो। दूसरी तरफ से बगैर कुछ के फोन पटक दिया गया था और शफक की सारी हिम्मत भी गोया टूट कर रह गई थी। और फिर जिस दिन इसने जुड़ा बेटों को जन्म दिया था, इस दिन वो आखिरी मर्तबा जी भर कर रही थी। फिर इसने फैसला कर लिया था कि कुछ पाने का फैसला। ये ऐसा अज़म था जो इसके रिश्ते की सारी कठिनाइयां मिटाता चला गया। अब वो अपने लिए नहीं, अपने बेटों के लिए जीना चाहती थी, इनके लिए कुछ करना चाहती थी, अपना एक मुकाम बनाना चाहती थी। इसके रातों की मजबूती ने इसके बूढ़े बाप को एक दफा फिर जिंदा कर दिया था। वो एक दफा फिर जी उठा था। जब खुदा से नाता जोड़ा तो सारे दर्द खुद ब खुद भूल गए। वो अपनी जिंदगी के सब भयानक ख्वाब को हमेशा के लिए दफन कर चुकी थी। और फिर जिस दिन इसके वजूद पर खाकी यूनिफॉर्म सजा था, वो दिन इनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया था। इसके बच्चे और बड़े हो रहे थे, स्कूल जाने लगे थे, इससे भी जीना बजीना तरक्कियां मिल रही थी। फिर एक बाद दीगर अम्मा बाबा की वफात ने इसे मजीद अपने ही खौफ में मुकीफ कर दिया था। अस्पताल, घर, बच्चे वो बेमायने जहरीली सोचों से बचाने के लिए खुद को मसरूफ रखती थी। खुरम की जॉब के बाद इसके तेवर बदले बदले महसूस होने लगे थे। अब वो अपनी जिंदगी के साथ किसी भी किस्म का तर्जबा करना नहीं चाहती थी। उसने कभी खुरम की हौसला अफजाई नहीं की थी, मगर खुरम की जज्बाती अपनी ज़हनी अज़ियत का शिकार कर देती थी। पहले खुरम और अब इस आने वाली फोन कॉल ने जख्मों पर से खरंड उतार कर एक दफा फिर इसे लहूलुहान कर दिया था। जनरल टाइट जहां जेब इस फोन ने एक दफा फिर इसकी नींदें उड़ा देती। क्या कुछ याद नहीं आया था? वो दर्द, वो कर्ब, वो जेते, वो लम्हा पल जो वो भुला देना चाहती थी मगर भुला नहीं पा रही थी। पिंडी के MH पोस्टिंग को अभी 9-10 माह ही हुए थे और वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स एक दफा फिर इसके स्कूल को धर्म भरम कर देगा। ये दूसरी रात थी जब वो मुसलसल जाग रही थी, आंखें इंतहाई सुरख ज़हन से बेहद बोझिल थी। नमाज़ फजर अदा करने के बाद वो लौट में चली गई थी। अब कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, मगर सोचों पर पहरा बैठाना कितना मुश्किल काम था। क्या चाहता है वो मुझसे? वो थका कर कैन की कुर्सी पर बैठ गई, कूट रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट ने माहौल को कितना पाकीज़ा बना रखा था। वो आसमान पर छाए सफेद बादलों के टुकड़े को देखने लगी। कितने ही पल बीत के शाह खुर्शीद ने अपनी सोने जैसी किरणें धरती पर बखेरी तो वो उठकर बच्चों के बेडरूम में आ गई। वो दोनों गहरी मीठी नींद के मजे लूट रही थी, इस बात से बेखबर कि किनकी माँ पर कैसी क़यामत बीती। इसने आहत के बेड से नीचे लटकते कंबल को उठाकर अच्छी तरह इसके वजूद पर फैलाया और फिर देर तक इनके नकुश देने लगी। इसने कभी जी भरकर अपने बेटों को नहीं देखा था। वो दोनों 13.5 साल के हो रहे थे, बेहद सेहतमंद कचरती बदन वाली। इनकी अठान बहुत अच्छी थी, अपनी उम्र से 2-3 साल बड़े ही लगते थे। वो दोनों ही अपने बाप की हूबहू तस्वीर थे। कोई से आंखें, खमदार पलके, सफेद सुर्ख सफेद रंगत, उभरी हुई नाक, होंठों के नीचे थोड़ी की एन वस्त में स्याह तिल। मामा आहत कसम साय तो फिर इसे अपने इतने करीब बैठा देखकर सराह से उठ गया था। क्या बात है मामा जी, आपकी तबीयत ठीक है? इसकी सुर्ख आंखों में आंसू की धुन ने आहत को परेशान कर दिया था। हाँ मैं ठीक। उसने आहत के उलझे बालों में उंगलियां फेरी थी। अतीत भी आंखें मलता उठ गया था और फिर आहत को लाड होते देखकर फौरन ही इसकी गोद में सर घुसा दिया। चलो अब जल्दी से उठो, ब्रश करो, हाथ मुंह धोकर यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल नहीं जाना क्या? मैं तुम लोगों के लिए फटाफट नाश्ता बनाती हूँ, आज मुझे भी जरा जल्दी निकलना है। वो जमाई लेते हैं दीद को वॉशरूम में धकेल कर जल्दी से बोली थी। हाथ भी नहीं लेता उठ गया था। जब तक वो दोनों तैयार होकर आए, शफक नाश्ता लगा चुकी थी, वो खुद भी तैयार बैठी इन दोनों का इंतजार करती, जो कि हिसाबे मामूल एक दूसरे से झगड़े थे। मामा आहद ने मेरा स्वेटर पहन लिया है। दीद बसूरा था, कहाँ? ये तो मेरा है। आहद तंगर बोला, जी नहीं, तुम्हारे स्वेटर का ये वाला डिजाइन नहीं है। अच्छा अब तो मैं पहन चुका हूँ। आहद ने लापरवाही से कहा। दीदी से कि शाहाना अंदाज राजा फरमाकर गुस्से जिसकी तरह बड़ा था, खामोशी से बैठकर नाश्ता कर शफक इनकी तकरार बढ़ते देखकर सख्त लहजे में बोली थी। खिलाफे तवक्को दोनों चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगे थे। गेट पर इनकी मुलाकात कर्नल डॉक्टर रहील से हो गई थी। उसे देखकर भरपूर अंदाजा मुस्कुराई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? इनके बराबर चलते हुए आशा से बोली थी। आपके सामने ही है, देख लें। वो बेसख्त हंसे थे। शफक एक पल को खामोश हो गई थी।
मैं शाम 6 बजे तक आपके घर आऊंगा, कुछ जरूरी बातें करनी है, बाहर तो आप मिलती नहीं। कर्नल राहील धीमे लहजे में कहते हुए से आगे निकल गए थे। शफक गहरी सांस लेती कॉरिडोर में आई तो खुर्रम से मडबीर हो गई थी। ये कर्नल साहब तुमसे क्या कह रहे थे, वो तंकर पूछ रहा था। शफक ने इससे घूर कर देखा। सुबह मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, खामखा मूड खराब कर देते। वो सख्ती से बोलते अपने रूम की तरफ चलेगी। खुर्रम ने भी गुस्से से इसकी पुश्त को घूरा। ये सारा दिन इसका बेहद मसरूफ गुजरा था। इसने दोबारा खुर्रम की शक्ल नहीं देखी थी। 4 बजे के करीब खुर्रम ने इसके रूम में झांका। घर चलोगी या अभी मजीद खिदमत खलक का इरादा है? शफक अभी राउंड लेने जा रही थी, इसलिए सर नफी में हिलाने लगी। अच्छा फिर मैं तो जा रहा हूँ, फौरन ही ये जा वो जा। 4 के बाद तो वो 1 मिनट भी मजीद नहीं रुक सकता था। शफक 5:30 बजे तक फारिग हुई थी। वापसी पर इसने सोचा कि रिटेल स्टोर से कुछ खरीदारी कर ली जाए। दालें, चावल, कुकिंग ऑयल वगैरह खरीद कर इसने करीबी बेकरी से दीद के लिए पाइनएप्पल केक पैक करवाया। वो ग्रास डोर खोलकर बाहर निकली थी जब एक दफा फिर शामिर का चेहरा से नजर आया था। इसके साथ अशगिनस की बीवी थी। वो सुलगते हुए गाड़ी तक आई। शामिर के तो गुमान में भी नहीं होगा कि वही शफक है जिसे वो अपने कदमों तले रौंद कर चला गया था। आज की मेजर डॉक्टर शफक है। वो तनफ्फुस से सोच रही थी कि घर आकर भी इसके दिमाग से शोले निकलते हुए तमाम चीजें पढ़ कर वो बेख्तियार रोती थी। मुझे क्या मिला, दर्द, ज़ेद, तन्हाई, और वो आज भी कितना खुश है, मुतमिन है। इसे तो याद भी नहीं होगा कि कोई शफक इसकी जिंदगी में भी थी। सारे के सारे मेरे हाथ में ही चले आए हैं। इसका तो कुछ भी नहीं गया, आज भी शान से जी रहा है। सब कुछ तो है इसके पास, औहदा, दौलत, घर, बीवी, उजगिरन, बचे हुए तड़पते हुए बाल नोचने लगी थी। सारी जिल्लतें, सारी तकलीफें मेरे हिस्से में आती हैं। इसकी आवाज रंदगी थी, हलक में कांटे चुभने लगे थे। फोन की घंटी गुनगुना उठी। इसने घुटनों से सर उठाकर समझते हुए खिलौने की तरफ देखा, फिर रात से इसकी तरफ लपकी थी। आप क्या चाहते हो जनरल जहां से? बाबा मैं तुम्हें क्या दूं? अपना बेटा तो तुम पा ही चुकी है, इससे शादी करने की सजा भी दे दी है। तुमने अब क्या छीना है? तुमने मुझसे क्या बचा है मेरे पास? पहले तुम्हारा जाना है, अब गोद उजाड़नी है। दूसरी तरफ वही तकब्बुर था, वही नाज था, वही अंगारों की लिपट जैसा लहजा था। मैं तुमसे अपने पोतों को छीना चाहता हूँ, मेरे पोते, मेरे शामिल के बेटे। इसने पिघला हुआ शीशा शफक के कानों में उड़ेला था। इसने बेहद खौफजदा होकर सिवर को देखा, फिर कैडल पर पटक दिया। नहीं, तुम मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अपने बच्चे नहीं दूंगी, कभी नहीं। वो कानों पर हाथ रखकर जोर से चला रही थी। हाथ और दीद पैर फेंक अपनी माँ की तरफ लपके थे। मामा जान। वो दोनों भी इसके साथ रो रहे थे। कर्नल राहील ने तीनों को रोते जाते देखकर रात से आगे बढ़े। वो अभी आए थे। अंदर से आने वाली से नामानूस से शोर ने इन्हें बेहद परेशान कर दिया था। जो ही उन्होंने लॉन्च में कदम रखा, शफक अपने बेटों के बाजू में झूल गई थी। वो दोनों खौफजदा नजरों से अपनी माँ की तरफ देख रहे थे। अंकल, हमारी मामा। कर्नल राहील ने इन दोनों को दिलासा देकर खामोश रहने के लिए कहा और फिर आहद के साथ मिलकर शफक को बिस्तर पर डाला। शफक ने आंखें खोल दी थी मगर इसकी ज़हनी हालत कुछ बेहतर नहीं थी। वो उठते ही आहद और दीद को पकाने लगी थी। मामा, हम आपके पास ही हैं। कर्नल राहील के कहने पर वो दोनों अपनी माँ के दाएं बाएं बैठ गए थे। शायद शफक को तभी इत्मीनान चाहिए था। वो इन दोनों का हाथ थाम कर कदरे पुरसकून हो गई थी। कर्नल राहील ने इसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी थी ताकि वो आराम कर सके। वो शफक के लिए अपने दिल में नरम गोशा महसूस कर रहे थे। इन्हें शफक से अजीब सी अपनाइत का एहसास होता था जिसे वो अभी तक कोई नाम नहीं दे रहे थे। वो शफक को 2-3 सालों से जानते थे। उन्हें पहले दिन ही बहुत अच्छी और अपनी सी लगी थी। ये अपनाइत वक्त गुजरने के साथ बढ़ी थी। आज उन्होंने बहुत हिम्मत करके एक फैसला किया था। अपनी महबूब बीवी की वफात के बाद उन्होंने शादी न करने का अज़्म कर रखा था, मगर अब इन्हें अपनी जिंदगी में कुछ कमी से महसूस होने लगी थी। वो उदास आंखों वाली शफक की जिंदगी में कुछ रंग भर देना चाहते थे। वो इसे बताना चाहते थे कि जिंदगी इतनी भी बुरी शय नहीं है। ऐसा कौन सा गम था जो इसने अपनी जान के साथ लगा रखा था? वो इसे खोजने के लिए निकले थे और खुद को खो बैठे। वो सारी रात बच्चों के पास रहे थे। जो फैसला एक अरसे से नहीं हो पा रहा था, चंद लम्हों में हो गया। अब वो इसकी मुकम्मल सेहतयाबी के इंतजार में थे। कर्नल राहील इस का दर्द बांटना चाहते थे, शफक को इस कर्ब से निकालना चाहते थे। ये इनकी कोशिश बेकार नहीं गई थी। दूसरे दिन वो इसकी तबीयत पूछने के लिए आए तो वो खुद ही जैसे किसी कंधे की तलाश में बैठी थी। उन्होंने कैप्टन खुर्रम को इसके घर से गुस्से की हालत में निकलते देखा था। वो हैरान नहीं थे, जानते थे कि खुर्रम शफक का मामूजात भाई है। अलबत्ता इसके चेहरे पर फैले तासुर ने इन्हें काफी हैरान किया था। पहले ज़ाब कौन से कम थे जो ये खुर्रम भी सताने लगा है। वो फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मुम्मा ने जाने से समझाएगी क्यों पागल बना रहा है, क्यों मेरी परेशानी को नहीं समझता। इसके आंसू बहने लगे थे। सर को एक हाथ से दबाए हुए वो टूटे लहजे में कह रही थी, अभी तक इसका बचपना नहीं गया। आपने भी तो लाड प्यार करके बिल्कुल ही जिद्दी बना दी है। आज मैंने ठीक ठाक खिंचाई की है, इसकी उम्मीद तो है कि समझ गया होगा। कर्नल राहील को देखकर इसने फोन कॉल मुख्तसर करके गुफ्तगू को समेट दिया था।
और फिर इनके पूछने पर जैसे वो फट पड़ी थी आंसू के दरमियान, इसने किताबे जिंदगी का वो सफा खोलकर सुनाया था। वो गुमसुम से इस नाजुक औरत को देख रहे थे जिस पर न जाने कितने ही पहाड़ टूटे थे और वो फिर भी बड़े हौसले से जी रही थी। खुरम कहता है कि मैं इससे शादी कर लूं, पागल है वो बड़ा, मैं इसे क्या दे सकती हूँ, क्या है मेरे पास इसे देने के लिए। इसने तो अभी जिंदगी की शुरुआत करनी, जबकि मैं तो जिंदगी को बरत चुकी हूँ। मेरे पास सर पर शानी के कुछ नहीं। वो जैसे थक कर लंबे गहरे सांस लेने लगी थी। उन्होंने आगे बढ़कर पानी का गिलास उड़ेला और इसके लबों से लगा दिया। वो काफी देर से तसल्लियां देते रहे, इसका हौसला बढ़ाते रहे। और शफक बची नहीं थी इनकी आंखों में छुपे नरम गरम जज्बों को महसूस न करती। मर्द औरत के गिर्द अपनी मोहब्बत का दायरा बनाकर से छोड़ देता है और वो सारी जिंदगी से दायरे के अंदर टकराती रहती है मगर बाहर नहीं निकलती, इसलिए वो बाहर निकलना ही नहीं चाहती। मगर जबकि मर्द की मोहब्बतें तो बदलती रहती हैं। वो जैसे किसी गहरी खाई से बह रही थी। करना रही कुछ देर मजीद बैठे थे और फिर चले गए थे। एक हफ्ते बाद दोबारा से ड्यूटी पर जाना शुरू हो गई। इसी दौरान जनरल रिटायर्ड जहाँ जेब का फोन ही आया। इस दिन वो सत्ता से वापस पर करना राहिल के घर चली गई थी। वो उसे देखकर बेहद हैरान हुई थी और कुछ भी हमारे गरीब खाने को कैसे रौनक बख्श दी है। आज वो खुशदिली से मुस्कुराए थे जबकि शफक मुस्कुरा भी न सकी। उन्होंने चाय के सारे ढेरों लज़्मात भी मंगवाए थे। शफक चाय की प्याली पकड़कर चंद पर सोती रही। मुझे आपसे एक बात करनी है। आप एक नहीं 100 बातें कर। उन्होंने केक पीस उठाते हुए नरमी से कहा, दरअसल मैं रिटायरमेंट लेना चाहती हूँ। बट इन्हें शौक लगा था। हाथ में पकड़ा केक उन्होंने मेज पर रख दिया था। दरअसल मैं चाहती हूँ कि अपने भाई शहर चली जाऊँ, कम से कम कोई डर कोई खदशा तो ना होगा, बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे कहीं बहुत दूर। एक फोन कॉल से घबराकर आप अपना कैरियर तबाह करना चाहती हो। नहायत अफसोस से बोले थे, इसने आपको धमकाया और आप खौफजदा हो गई। बहुत हैरत हो रही है मुझे आपके इस फैसले को सुनकर, यानी कि हद ही हो गई। आप नहीं जानते इनके हाथ कितने लंबे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले मुझे ये इत्मीनान था कि चलो इन्हें मुझसे और मेरे बच्चों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, ना ही वो मेरे बेटों से कोई ताल्लुक रखना चाहते हैं। मगर अब जबकि वो मुझे वाला धमकी दे रहे हैं तो मुझे इससे बेहतर कोई हाल नहीं लगा। मैं फौरन से बेशक किसी कोने में छुप जाऊं। अगर वो लोग वहाँ भी पहुंचे तो फिर कहाँ जाएंगी आप। कन्हैया हिल करने पर वो लब काट कर खामोश हो गई थी। खातून मैं तो आपको अच्छा खासा समझदार समझा था, मगर आप तो माशाल्लाह से इतनी बहादुर व हौसला होकर भी इस मुकाम पर ऐसी कमजोर दिखाई दे रही हैं। आपको तो चाहिए था कि इनको मुंह तोड़ जवाब देती। साहब आपका फोन है। मुलाजिम के कहने पर उसे माजर करते फोन सुने चले गए थे। इस पर लाउंज का दरवाजा खुला था। वो सामने लगी खूबसूरत सी पेंटिंग को बगौर देख रही थी। कदरे रुख मोड़कर इसे अंदर आती शख्सियत को देखा और फिर जैसे जमीना मकाम भूल के वक्त की सुइयां गोया थम चुकी थी। मुकाबले के तासरात भी कमो बेश ऐसे ही थे। शामिल के वहमो गुमा में भी नहीं था कि राहिल के घर पर वो पूरे 14 बरस बाद इस चेहरे को देखेगा जो कभी भी एक पल के लिए भी इसकी निगाहों के सामने से हटा नहीं था। वो टिकटिकी बांधे से ही देखे जा रहा था। शफे कदम अपनी जगह से उठी थी और फिर तेजी से इसके करीब से गुजरकर अंदरूनी दरवाजा खोल कर इसका दिमाग सुना रहा था। आंखों के सामने तारे नाच रहे थे। शामी के वजूद में भी हरकत हुई थी। वो तकरीबन भागता उसके पीछे आया था। शामी शफक को वो सवाल दे रहा था, वो बुला रहा था। शफक ने कानों पर हाथ रख लिए थे। शामी तेजी से इसके सामने आ खड़ा हो गए थे। इसकी सांसें पूरी थी, चेहरा सुरख था और होंठ कपा रहे थे। शानी तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। शफक अंदर तक लर्ज उठी थी, आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। वो इससे कलाम तो किया, देखना भी नहीं चाहती थी। इससे कलाम तो क्या, वो इसे देखना भी नहीं चाहती थी इसकी तरफ, जबकि वो इसके सामने रास्ता रोके खड़ा था। हटो मेरे रास्ते से। वो बगैर इसकी तरफ देखे कराई थी। पहले मेरी बात का जवाब तो कहाँ थी तुम? वो बेकरारी से बोल रहा था। मैं कह रही हूँ कि हर जा मेरे सामने से, मैं तुम्हारी सूरत भी दिखना नहीं चाहती। शफक ने आग बुगला होकर से दिखा दिया। वो लड़खड़ाकर दो कदम पीछे हट गया। शफक मैंने इतनी कोशिश की थी तुमसे रब्ता करने की, बच्चों का खर्चा देने की, मगर शराब वगैरह किन बच्चों की बात कर रहे हो? नहीं है वो तुम्हारे बच्चे। अपनी नापाक जबान से इनके नाम भी मत लेना। शफक की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो बामुश्किल अपने टूटे बिखरे सांस समेटते हुए वहां से निकली थी। कन्हैया शफक को ना पाकर बचाने के में बाहर निकले थे। जब सुर्ख पत्थरों की रोश पर खड़े शामिल को देखकर हैरान रह गए थे। शामिल तुम अंदर आओ, यहाँ क्यों खड़े हो? वो बेख्याली में चलता हुआ इनके हमरा लॉन्च में आकर था। शफक यहाँ मेरा मतलब है। यह इसरार इसकी आंखों से हलकौरे ले रहा था। लाशों तौर पर वो बार बार ब्लोनी गेट की तरफ देख रहा था। कन्हैया को कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ और फिर जैसे क्लिक के साथ इनके जेहन में धमाका हुआ था। बहुत सी गैर वाज़ह चीजें सामने आई थी। शामिल तुम और शफक, ओ माय गॉड। वो किसी गहरे दुख और सदमे के जरिए असर हो रहे थे। इनके दिल में तनफर की तेज लहर उठी थी। इस इतनी हसीन चेहरे के पीछे इतनी बदसूरतियां, इनका जहन इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा था। शामी के पास वह अल्फाज का जखीरा खत्म हो गया था। बेख्तियार उठा और अपनी तेजी से बाहर निकलता चला गया। कन्हैया से रोक भी नहीं पाए थे। इस कमीने ने मुझे मुखातिब करने की जरूरत कैसे की? शफक का दिमाग खो रहा था। इसने बिला वजह बच्चों को डांटा था। किचन में आकर कितने ही बर्तन आज इसने तोड़े थे। बच्चे भी
कदरे सहम से गए थे। शफक ने इसी हालत में जैसे तैसे खाना खाया, बच्चों को खाना खिलाकर दूध देकर हमेशा की तरह उनके पास बैठने की बजाय वो अपने कमरे में आ गई थी। 9 बजे कर्नल राहिल का फोन आ गया था। कैसे ही शफक का वो सोच सकते थे कि शफक की क्या हालत हुई होगी, इसलिए कदरे ताकि से फोन किया था। शफक इस दौरान खुद को संभाल चुकी थी, इसे नॉर्मल लहजे में इनसे बात करने लगी थी। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अब इन लोगों का क्या मकसद है, कौन सा नया ड्रामा करना चाहते हैं ये लोग मेरे साथ। कर्नल राहिल की हमदर्द फितरत मालूम ये थी, जो वो अपनी हर बात इनसे शेयर करने लगी थी। इसने बच्चों के लिए अदालत में केस किया तो मैं भी इसके खिलाफ स्टैंड लूंगी, वो रोते हुए कह रही थी। बच्चों के बालिग होने तक तो कोई भी अदालत आपसे बच्चे नहीं छीन सकती। इसके बाद बच्चे खुद फैसला करेंगे कि उन्होंने किसके पास रहना है। बच्चे सिर्फ मेरे हैं, वो मेरे पास रहेंगे, मेरा इंतखाब करेंगे, वैसे बाप पर थूकेंगे भी नहीं, इसने बड़े दावे के साथ कहा था। और सिर्फ 4 दिन बाद इसका ये दावा इसका मुंह चढ़ा रहा था। जहाँ जैब एक दफा फिर जीत गया था, शफक ने एक मरतबा फिर इसके हाथों बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इसे शायद एक दफा फिर इसे के जख्म दिल पर बर्छियां चला दी थी। एक दफा फिर वो पूरे कद के साथ जमीन पर गिरी थी। एक दफा फिर इसके अंदर सफेद माथा बिछ गई थी। बहुत साल पहले इसने बड़ी आस भरी निगाहों से शामिल के चेहरे की तरफ देखा था और इसे शामिल का चेहरा बदला बदला सा महसूस हुआ था। अब इसने अपने बच्चों के चेहरों को बिल्कुल शामिल के चेहरे की तरह बदला बदला पाया था। सर्द ताल्लुक और अजनबी चेहरे। आप हमारी माँ नहीं है, आप तो डाइन है जिसने हमारे मम्मी पापा से जुदा कर दिया। आखिर कौन सा जुर्म किया था हमने, बताएं। बोले वो दोनों चला कर कह रहे थे मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तो फिर कौन है तुम्हारी माँ। वो खूंखा लहजे में कहती हुई आगे बढ़ी थी। इसके सर पर गोया आसमान आ गिरा था। वो बड़ी बड़ी निगाहों से अपने बेटों को देखती रहेगी। क्या कहा महा, इसने आहत के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। हाँ महा है हमारी माँ, आप तो डॉक्टर थी, मसीहा थी, फिर क्यों कर आपने हमारी माँ के साथ ये जुर्म किया, क्यों हमें इनसे दूर कर दिया, किस जज्बे की तस्कीन कर रही हैं आप। अब तक वो रोते हुए कह रहा था, जबकि शफक का दिल बंद होने लगा था। वो कानों पर हाथ रखे बैठी चलेगी। नहीं मौला, अब नहीं जीना मेरे लिए, बस अब आजाद कर दे जिंदगी के इस बोझ से। 20 दिन वो होश से बेगाना रही थी। इसे हार्ट अटैक हुआ था। मुमानी, खुरम और कर्नल राहिल ने दोनों इन दिनों में इसके साथ साइकिल रहे थे। इन तीनों चेहरों के अलावा इसे वो 2 नजर नहीं आए थे जिन्हें देखे बगैर इसकी सांस बंद होने लगती थी, जिनके बगैर इसे लगता था कि शायद वो मरी जाएगी, मगर वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी, सांस ले रही थी। बस जिंदगी इसके अंदर मर चुकी थी। इसकी आंखों की चमक खत्म हो गई थी और उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझ गया था। और फिर लोगों ने मेजर डॉक्टर शफक अहमद को एन करीर के रूज में इस्तीफा देते देखा था। घर इसने खुरम के नाम कर दिया था। इन दोनों की शदीद नाराजगी के बावजूद तो फिर इसने खुरम के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, सारे महरम रिश्ते मर गए हैं, ना बाप है, ना शोहरा, ना ही बेटे, एक भाई का आसरा ही था जिसे तुम छीन रहे हो। क्या शफक की जिंदगी में कोई रिश्ता बाकी नहीं बचेगा। खुरम ने बेख्तियार रोते हुए इसे साथ लगा लिया था। वो उम्रा करने चली गई थी। उम्रा अदा करने के बाद सुलगता तड़पता दिल कदरे पुरसुकून हो गया था। और फिर खुरम की शादी के बाद वो और भी मुतमिन हो गई थी। वक्त रिंग रिंग के गुजरा था, मगर शफक को लगता था कि जैसे सदियां बीत गई हैं, जमाने गुजर गए हैं। सुनो शफक, जिंदगी में बहुत कम इतने मुखलिस लोग मिलते हैं। कर्नल राहिल बहुत अच्छे इंसान है। अगर एक दिन खुरम ने इससे इल्तिजा की थी, शफक ने वैसे बड़ी निगाहों से देखते हुए खामोश करवा दिया था। इसे वीरान उजाड़ फिरते देखकर ममानी चुपके चुपके कितनी ही आंसू बाहर डालती थी। दिल खून के आंसू होता था, मगर सब खामोश थे। वो इनसे हर मौजू पर बात करती थी, मगर इनके जज्बों की पजीराई करना इसके बस में नहीं था। कर्नल राहिल और खुरम शतरंज की बसात बिछाए बैठे थे। एक दूसरे को हराने के चक्कर में वो अक्सर ही शाम से रात करते रहते। शफक कुछ देर इनके पास बैठी रही थी और फिर ईशा की नमाज पढ़ने के लिए उठ गई। नमाज के बाद वो मूल के मुताबिक नौफल अदा कर रही थी जब फोन की बेल बजी और फिर बजती चली गई। इसने सलाम कहकर सिगरेट उठाया। दूसरी तरफ आहता इसका बेटा वो रो रहा था और जैसे मिलने के लिए बेचैन था। इसने बगैर कुछ कहे फोन रख दिया था और एक दफा फिर नफल पढ़ने के लिए नियत बांध ली। वो सारी रात इबादत करती रही थी और सारी रात फोन भी बजता रहा था। इसने तहज्जुद पढ़ी, इसलिए अपने लिए दुआ की, अपने बच्चों के लिए दुआ की और फिर फोन स्टैंड की तरफ आई। अभी वो कुछ बोलना ही चाह रही थी कि दूसरी तरफ से गिड़गिड़ाती आवाज सुनाई दी। वो ये पहचान नहीं सकी थी कि दूसरी तरफ कौन है। इसने बहुत सोचने की कोशिश की, मगर इसे लुटना तो ज्यादा लहजे की को पहचान नहीं पाई थी। मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, मैं बहुत माफ और लफ्ज टूटा लहजा। शफक का दिमाग साइंस से कह रहा था। इसने रिसीवर मजबूती से पकड़ा। इसी पर रिसीवर किसी और के हाथ में मुंतकिल हुआ। मैडम, मैं डॉक्टर अलियान बात कर रहा हूँ। जस्टिस शर्जील मेरे पेशेंट है और इनकी हालत काफी नाजुक है और ये बार बार इल्तिजा कर रहे थे कि मैं आपसे इनकी बात करवाऊं। इनकी बेगम बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लेकर आई है। दरअसल चंद दिन पहले एक हादसे में इनकी बेटी का इंतकाल हो गया है। शदीद ज़हनी सदमे की वजह से इनकी जुबान और दायां हाथ हिस्सा मुतासिर हुआ। प्लीज आप इनकी बात सुन लें। डॉक्टर अलियान आई थी शादी से कह रहा था। एक दफा फिर रिसीवर इसके
कान से लगा दिया गया था। इनकी अजीब और भयानक आवाजें उसके समाते में उतरी थी। सुनो कि महा मर गई। शफक ने रिसीवर का टेल पर रखते हुए सुदगी से सोचा था। फजर की अजानें हो रही थी जब खुरम ने इसके कमरे का दरवाजा पीट डाला था। वो तेजी से उठकर दरवाजे की तक आई। खुरम यूनिफॉर्म में था और अभी शायद ड्यूटी से आया था। क्या बात है खुरम, जनरल रिटायर्ड शहीद जहां जेब पर दिल का दौरा पड़ा और वो क्या कह रही हो तुम, इंतकाल कर रही हैं? अभी इनकी डेड बॉडी से घर पहुंचा कर आ रही हैं। कुछ दिन पहले शामिर इसकी बीवी का भी एक्सीडेंट हुआ था। इसकी बीवी तो मौके पर ही जान बाग हो गई थी जबकि शामिर को शदीद चोटें आई थी। और अब एक इंसान होने के नाते इन इंसानियत से आली लोगों की इस तरह की हादसाती मौत पर शदीद दुख हुआ था। अल्लाह कितना बड़ा मुनसिफ है, खुरम कह रहा था जबकि शफक की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। जहां जेब का तकब्बुर, मामा की नफरत, हकायत भरी निगाहें और जस्टिस शजील की वो आखिरी फोन कॉल जो के तलाक के पेपर्स मिलने के बाद तीसरे दिन उन्होंने की थी, वो हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे, इसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे। वो खुद को दाद दे रहे थे, अपनी शानदार कामयाबी पर मसरूर थे। दूसरे दिन वो करीबी मेडिकल स्टोर से अपनी दवाएं लेकर घर वापस आई तो सामने सोफा पर निराश बैठे अपने बेटों को देखकर इसका दिल थक से रह गया। वो दोनों इससे देखते थे कि वो भागते इसके पास आए थे। इसने इन दोनों को अपनी बाहों में बींच लिया था। मेरी जान, मेरे बच्चे, वो अपनी प्यासी ममता को सराब कर रही थी। ममानी की बुरी आंखों से आंसू कतरा कतरा गिरे थे। खुरम भी भीगी पलकों के साथ थे। इस मिलाप को देखा था। अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। अल्लाह ने मेरी शफक की आंखें ठंडी की। ममानी नफल पढ़ने के लिए उठ गई थी। शफक भी क्यों अल्लाह का शुक्र अदा करने में देर करती। मामा, हमारी पहली मुलाकात ग्राउंड में हुई थी। वो हमारे पास है। उन्होंने एक नए रिश्ते से हमें आशना करवाया था और हम साकत रह गए बकौल दादों के। तो रोजाना हमें क्रिकेट खेलते देखा करते थे। इनके तारुफ ने हमारे दिलों में हर्ष बर्पा कर दिया था। वो हमें अपने साथ घर ले गए। फिर उन्होंने हमें एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे हम हर रोज सच समझ बैठे। दादा और दादा ने हमें बताया था कि आप पापा से प्यार करती थी मगर पापा आपसे मोहब्बत नहीं करते थे। जब पापा ने महा मम्मी से शादी की तो आपका तो हीन और गम गुस्से से बुरा हाल हो गया था। हमारी पैदाइश के बाद महज इंतकामन आप हमें किडनैप करके दूसरे शहर ले गई थी। हम दोनों बहुत जज्बाती हो गए थे। ये सारी तकलीफ सुनकर हमें बहुत दुख हुआ था कि आप हमारी माँ नहीं है। मैंने दादा के कहने पर आपसे बदतमीजी की थी। दादा बहुत खुश थे। फिर रात को हम अपने पापा से मिले थे और मामा, उन्होंने हमें इतना प्यार किया कि हम दोनों मजीद आपसे मुतनफर हो गए। जब मम्मी हमसे मिली तो इनका अंदाज बेहद अजीब था, जैसे वो हमारी आमद से नाखुश हो। हम दोनों इनके रवैये से हर्ट हो गए थे। अगरचे उन्होंने दादा की वजह से हमें प्यार भी किया था। मामा, हम लोग इस घर में जाकर उलझ गए थे। इतना बड़ा घर, इतने नौकर, फिर भी इतनी खामोशी, सबके रवैये भी अजीबोगरीब थे। पापा सुबह के रात को घर आते थे। मामा मम्मी भी सारा दिन घर से बाहर रहती थी। दादो का भी यही मामूल था। अलबत्ता दादा हमें बहुत वक्त देते थे, हमसे बेइंतहा प्यार करते थे। एक दिन दादा अपने किसी दोस्त से गुफ्तगू कर रहे थे जो कि हमने इत्तफाकन सुन ली। मेरे तीनों बेटों की 4 बेटियां हैं मगर बेटा कोई नहीं है, सिर्फ शामिल के ही 2 बेटे हैं। मैं क्यों ना इन्हें छीनता। इससे महा तो मुझे बेहद मायूस किया है इस मामले में। आखिर नस्ल तो बेटे और फिर पोते से ही चलती है। वो सब बहुत अजीब थे। दादा हमसे प्यार भी करती थी और फिर एक में झिड़क भी देती। मम्मी खुद नहीं मगर रहती थी। मेरे पापा तो वो भी अपनी जात में गुम थे। हमने कभी इन्हें बोलते नहीं सुना। घर आकर वो स्टडी में घुस जाते थे। इनकी काम वाली भी बहुत अजीब थी। इसकी आंखें बहुत डरावनी थी। फिर पता है क्या हुआ मामा, आज के चेहरे पर एकदम ही खौफ के साए लहराए थे। शफक चाह रही थी कि वो पुरसुकून होकर सो जाए मगर इसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। हदीद भी साकर साहब की गोद में सर रखे लेटा था। रात को वो हमें दूध देने के लिए आई थी। हदीद होमवर्क कर रहा था और मैं टीवी देख रहा था। वो दूध टेबल पर रखकर हमारे पास ही बैठ गई। फिर इसने एकदम ही रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। मैं और हदीद चूम गए थे। सुनो, इसने बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें घुमाई तो हदीद खौफजदा हो गया। मुझे भी जैसे खौफ महसूस हुआ था। अजीब वहशत भरी थी इसकी आंखों में। ये नहीं है तुम्हारी माँ तो वो है जिसे तुम छोड़ आए हो। इसने फिर दीदे घुमाए थे। इधर कांटों पर चलने के लिए आगे हो। यहाँ सुख नहीं है और ना ही आ सकता है। दर्द है, बस दर्द और बेसुकूनी। इधर नवाबशाह में मेरी माँ ने डबल स्टोरी मकान बनाया है। पूरे घर में मार्बल की टाइलें लगवाई हैं मगर वहाँ रहता कोई नहीं है। यहाँ भी किसी ने नहीं रहना। और इसने बात दूरी छोड़कर हल्का सा कहकर लगाया था, अच्छा अब तुम जाओ, हम दूध पी लेंगे। हदीद कीड़े से डर गया था। वो इसे पी देना चाहता था मगर मैंने इसे रोक दिया। वही है हमारी माँ। तुम्हें कैसे पता है कि जिसे हम छोड़कर आए हैं? मुझे नहीं पता होगा और किसे पता होगा? साहब की पहली बीवी तुम दोनों की माँ शफक। इसने हम दोनों के सरों पर गोया धमाका किया था। मेरा एकदम सांस रुक गया था। गोगी, तो फिर बताओ कि पापा ने हमारी मामा को क्यों छोड़ा था? गोगी ने फिर कहकर लगाया और बोली, छोड़ा नहीं था, छुड़वाया गया था, ड्रामा किया था। हम सब ने मिलकर ऐसा ड्रामा जिसके बदले में हमें इतने पैसे मिले थे कि हमारी आंखों की भूख मिट गई थी। और पता है ये बुढ़ा जो तुम लोगों को हर वक्त चाटता रहता है ना, गोगी ने
कारपेट पर थूक दिया था। बड़ा कमीना इंसान है, इसने तो तुम्हारी माँ को तलाक दिलवाई थी और इसका दोस्त नाली का कीड़ा, गंदा कीड़ा गोभी ने फिर कारपेट पर थूका। एक और बात बताओ, ये जो साहब है ना शामिर, ये स्टडी में बैठकर लिखता पढ़ता नहीं है, रोता है रोता। ये तुम्हारी माँ को याद करके बड़ी मोहब्बत थी इससे, शफक से। इसने आंसू से अपना सर पर मुक्का मारा था और मुस्कुराई। रात को अपने बाप से लड़ाई हुई और इसकी वो तुम दोनों को शफक के पास भिजवाना चाहता था, मगर देख लेना इस बुड्ढे ने तुम दोनों को इस घर से निकलने नहीं दिए देना। जो यहाँ फंस गया बस फंस गया। गोगी की आंख से कतरा गिरा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम देख लेना अब कि इसने कहकर नहीं लगाया था वो। फिर वो कमरे से निकल गई। इन दिनों हमें अपने साय से भी खौफ आता था, दिल चाहता था कि भागकर आपके पास चले आए। फिर पापा का इतना शदीद एक्सीडेंट हो गया। गोगी बताती है कि पापा और मम्मी की लड़ाई हुई थी, न जाने किस बात पर। गोगी बताती है कि पापा ने जानबूझकर गाड़ी ट्राले से टकराई थी। मामा, आपको पता है कि जब पापा हमें यहाँ छोड़ने के लिए आए तो उन्होंने क्या कहा था? दीद दोनों हाथों के पहले में इसका जरा लेकर बोला था। उन्होंने कहा था कि अपनी माँ को कभी भी तन्हा मत होने देना। इसने बहुत अरसा तन्हाई का जहर पिया है और हो सके तो इसे कहना कि इस गुनाहगार को माफ कर दे। मामा, मेरे पापा भी तो तन्हा हो गए है ना। आंखें लगातार मासूमियत से बोला था। शफक के दिल पर जैसे बोझ बढ़ना शुरू हो गई। तन्हाई इसने खुद अपने लिए पसंद की है, ये अजाब इसने खुद खरीदे हैं। शफक ने अजीज सोचा इन दोनों को सुलाने के बाद वो आस्तीके से दरवाजा फेर कर बाहर आ गई थी। अपने कमरे में आकर से दराज खोली। इसमें एक खाकी लिफाफा था। वो दोनों हाथों में इस लिफाफे को लेकर कितने ही पल गुमसुम ही बैठी रही। फिर लिफाफा चाह के इसने एक कागज निकाला। क्या कहूँ, इस सफर ने जितना तुम्हें थकाया इतना मुझे भी मैं समझ में नहीं आता। क्या लोगों, बस इतना कहूंगा कि मेरे बेटों को जिन रंगों से आशनाई तुमने करवाई है वो कितने खूबसूरत रंग है। मासूमियत, सच्चाई और पाकिज़गी के पैकर जरा बराबर भी मैं अपने बेटों के काबिल खुद को समझता तो शायद हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले इन्हें करने पर मेरा दिल रजामंद न होता। मगर क्या है, मैं खुद को इन मासूम फरिश्तों के काबिल नहीं समझता। मैं इनके काबिल हूँ भी नहीं। तुम मेरा सामना करना नहीं चाहती और मैं तुमसे नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता। इतने फासले हमारे दरमियान के चाहकर भी करीब नहीं आ सकते। कल रहील मुझसे कह रहा था कि तुमने एक हीरे को पत्थर बना दिया है। क्या दादा, इसे के जुनून की सराह ने मेरे सारे रास्ते खोटे कर दिए हैं। जब तक ये तहरीर तुम तक पहुंचेगी मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर होऊंगा। हो सके तो अपने मुजरिम को माफ कर देना। और हाँ, एक और बात करनी थी। शामिर का बाप बुरा हो सकता है, इसकी माँ बुरी हो सकती है। शामिर खुद बुरा हो सकता है, मगर अहद अतीत की माँ बुरी नहीं हो सकती। शफक कितनी ही देर से तहरीर पर निगाहें जमाए बैठी रही, यहाँ तक इसे की आंखों से सलाब जारी हो गया। 14 बरस से चुभने वाला कांटा दिया देने वाली फांस चुपके से निकल गई थी। जगह जलते दिल पर गोया प्रवासी पर पड़ी थी। वो सारी रात जागती रही। इसे एक पल को भी ना सोच सकी। मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर की सलाह बुलंद की तो वो कमर हटाकर उठ बैठी। अब वो वुजू कर रही थी। फिर इसने जानमाज बिछाई और रब्बे कायनात के सामने सर झुका दिया। जुनून की सलाह पर चलते चलते इसने बहुत कुछ खोया था, मगर फिर भी अपने रब के शुक्रगुजार थी। इसने इसे खाली दामन नहीं रखा था, बल्कि बहुत सी खुशियों से इसके दामन को भर दिया था। इन 2 रोशन सितारों के हमरा बाकी का सफर बहुत खुशगवार गुजरना था। इससे बहुत पहले पढ़ी जाने वाली नज़म याद आ रही थी। गहरी खाइयां, काली रात, जुनून की राह, गुप अंधेरा, जुगनू ना सवेरा, चांद ना बादल, कंगन ना पायल, धूप ना रूप, खाली रात, गहरा सुकूत, लंबा सफर, साया ना शजर, ये कौन सा नगर, ये कौन सा जहान, ये क्या इम्तिहान, ए दिल तू ही बता, ये कैसा है सफर और ये कौन सी है राह, ये जुनून की राह, हाँ जुनून की राह। तो यहाँ नावल खत्म हुआ। नावल का नाम था जुनून की राह और इसकी राइटर है नायाब जिलानी। कैसा लगा आपको नावल? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।